एक्साइटिंग सेशन में फिर से आप सभी का वेलकम। हम लोग शुरू कर सकते हैं ना? बढ़िया। तो सभी लोग सेटल डाउन हो जाएं। जब हम लोग कुछ समझ रहे हैं ना, तो हर दिन हम लोग उसको एक्सप्लोर करने के लिए, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन के लिए, एज वी नो वी यूज़ दिस इन आवर मेथोडोलॉजी ऑल्सो। जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं तो भी, तो एवरी डे विल डू सम असाइनमेंट्स ऑल्सो, है ना। और उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, आभा जी विल गिव यू दैट असाइनमेंट पोर्शन। अभी हमारे पास सॉफ्ट में है, शी हैज़ गिवन। हाँ, तो वो हर दिन हम लोग एक पार्ट असाइनमेंट का करेंगे, मतलब 3 पार्ट्स आर देयर पूरे असाइनमेंट में, तीनों दिन के लिए। और उससे हमारा एक्सप्लोरेशन और स्ट्रेंथन होगा, उससे हमारे क्वेश्चंस भी और रेज होंगे। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन रेज होना ये नेचुरल है अननेचुरल है? नेचुरल है। ये क्वेश्चन रेज होने पर आंसर हो जाना, ये कुछ नेचुरल डिमांड है अननेचुरल है? फिर से पूछती हूँ, ये क्वेश्चन रेज हो और उसको मैं एड्रेस भी कर पाऊँ, है ना, या सीनियर मुझसे कोई टीचर मेरे मम्मी पापा उसको एड्रेस कर दें, ये सीख करना, ये नेचुरल है ये डिमांड या अननेचुरल है? ये भी नेचुरल है। तो क्वेश्चंस भी नेचुरल हैं, क्वेश्चन का आंसर भी मिले ये भी नेचुरल है। लेकिन जब हम पेरेंटिंग टीचिंग कर रहे हैं, क्या लगता है हम लोग क्वेश्चंस को कितना नेचुरली हैंडल करते हैं? बहुत सवाल पूछते हो, तुम्हारे क्वेश्चंस बंद ही नहीं होते हैं। अच्छा अब चुप भी हो जाओ, है ना। ऐसे करके हम बच्चे को रोकते हैं। बच्चे के क्वेश्चंस रिपीटेडली हैं, वन आफ्टर अनदर, लेकिन हम उसके क्वेश्चंस को रोक देते हैं समहाउ, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता एक लेवल के बाद में उसके क्वेश्चंस के आंसर के लिए ना। तो बच्चा अनलिमिटेड एक्सपेंशन के साथ में, है ना, वो पूरे एकदम स्पेस के बारे में पूछना चाहता है। हमने अपने एजुकेशन में कभी उसका स्कोप नहीं पाया, इसलिए हमारे में वो कॉम्पिटेंस नहीं बनी है कि बच्चे को आंसर कर सके, है ना। इसलिए बच्चा जैसे ही हमारे आँख का रंग बदलता हुआ देखता है ना, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन टफ होने देखता है, वो चुप हो जाता है, कहता है अब इसके बाद में, है ना, कभी भी ये इनडेफिनिट कंडक्ट कर सकते हैं, कभी भी हाथापाई पे उतर सकते हैं, इसलिए फिर वो चुप हो जाता है। तो हम नॉर्मली ये जो क्वेश्चन पूछने की इंस्टिंक्ट है ना, इसको देखिए, हम लोग फ्लरिश करते हैं, इसको फेवर करते हैं या समहाउ कहीं दबाते हैं, है ना। अभी इस वर्कशॉप में क्वेश्चन करने के लिए हम लोग फ्लरिश कर रहे हैं। सो प्लीज कम विद योर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेरीज, दैट विल बी, वो हमारे एक्सप्लोरेशन को और स्ट्रेंथन करेगी। सारिका आप कुछ कह रहे थे? बट मेरा इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा बेटा भी 14 साल का हो जाएगा, तो उसके साथ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं बताना चाहती हूँ कि ना कई बार बच्चे जो होते हैं ना सिर्फ पूछने के लिए पूछते हैं, दे आर नॉट सीकिंग द आंसर, वन थिंग। एंड सेकेंड, what is important to him, ठीक है, he knows all the answers, right? उसको जैसे गाड़ियाँ पसंद हैं, उसको ना जितनी भी चीज़ें पसंद है उसको उनके सारे डिटेल्स पता है, वो खुद आके मुझे बताएगा, आपको पता है दिस, आपको पता है दिस, आपको पता है दैट, ठीक है। और कोई ऐसी छोटी सी बात होगी, इसका ये कहाँ से, तो फिर मेरे दिमाग में आता है, मैं उससे बोलती हूँ, देन व्हेन यू हैव ऑल द आंसर्स फ्रॉम गूगल, देन व्हाई यू आर आस्किंग दिस स्टूपिड क्वेश्चन टू मी और दिस टू मी, राइट, बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा फील करती हूँ कि क्वेश्चन पूछना इज़ नेचुरल, गिविंग आंसर इज़ नेचुरल, राइट, बट सारे सवालों के जवाब देना इज़ नॉट नेचुरल। कई बार हमें दूसरों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि जो अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो ही विल फाइंड आउट, और नहीं होगा तो वो थोड़ी देर में भूल जाएगा। ठीक बात, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग। ठीक बात है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है, पर इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अभी जो वो कार को इम्पोर्टेंट मान बैठा है, क्या वो बाय बर्थ ये कार वाला ही क्वेश्चन पूछ रहा था? यस, यहाँ पर भी मैं एक जवाब देना चाहूँगी। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग अजम्पशन था कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ये सोसाइटी पैदा करती है, दैट वाज माय स्ट्रॉन्ग बिलीफ, राइट। बट ये जो बिलीफ है मेरा, ये जो अजम्पशन है, ये मेरा ब्रेक भी तब हुआ जब मेरा बेटा पैदा हुआ। माई सन व्हेन ही वाज 6 months ओल्ड, 6 महीने का जब मेरा बेटा था, उसको हम अगल बगल जब वो टैडीज रख देते थे ना, तो वो पैर कैसे भी, मतलब कितना दम होता है 6 महीने का, जब वो उन सबको हटा के फेंक देता था, ठीक है। और अगर हम उसको बालकनी में या बाहर कहीं भी लेके खड़े होते थे, राइट, तो अगर कोई गाड़ी इधर से उधर आ रही है तो गाड़ी, मतलब 6 महीने का बच्चे को बता रही हूँ आपको, यूं दिस आई फेल्ट। और वो टैडीज जो होते ना, टैडीज, वो उनको मतलब बर्दाश्त नहीं करता था, ठक
नीचे, मतलब दैट आई ऑब्जर्व। और मेरे ही बच्चे के साथ में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लेटर ऑन सीखते हैं, राइट, लेकिन जो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस है ना, ये भी नेचुरल है, मतलब ये सोसाइटी ने नहीं दी है, अदरवाइज आई वॉज द स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट, राइट। और वो बचपन से यही बातें करता है। और हमारे घर में कोई, जैसे मेरे घर में है ही कौन, मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड, मतलब हम दोनों हैं, मेरे इन लॉज हैं और मेरा बेटा है, ठीक है। वो पता है बचपन से कैसे बातें करता है, जबकि हमारा किसी का ऐसा काम नहीं है। वो बचपन से ही, ठीक है, फ़ोन चल रहा है इधर से, पूरे कोटा में कुछ भी बना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, ही इज़ द वन हू डिड इट। और उसने कोई आर्टिफिशियल कैरेक्टर है, फाटेज हो गया, अच्छा कितने दिन और लगेंगे, कितना काम हो जाएगा, जबकि हमारे घर में काम कोई नहीं करता, राइट। तो नेचुरली ही हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ सुपरमेसी कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो उसमें बचपन से है और आज तक भी है। उसको आप ये बोलो कि ना ये केला है, दिस केला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तुम्हारे लिए बनाया गया है, तो वो पूछेगा क्वेश्चन, इट्स फॉर मी, आई एम स्पेशल, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में बहुत रही हूँ रेजिडेंशियल, तो अगर उसको भैया ये कह दूँ कि भैया तुम्हारे, तो वो खा लेगा, अदरवाइज वो केला नहीं खाएगा। सो आई डोंट नो दिस इज ऑल्सो नेचुरल, बट ही फील्स दैट ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग ऑन दिस एंटायर प्लेनेट, और जो होता है सिर्फ उसी के लिए होता है। ठीक है, बढ़िया। So nothing wrong is this, है ना, I am important, I want to, है ना, be considered as important also, ठीक है ना। इनफैक्ट हम तो ये देखें अभी कि ये बच्चे की नेचुरली मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन को हम अपने और शार्प करें। तो स्टार्टिंग से देखिए, बच्चे तो सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई आएगा तो वो पूछना शुरू करेंगे, कौन आया है, ये कौन है, तो आप बताएंगे फ्रेंड है ना, कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, दिल्ली कहाँ है, फला, ये कहाँ है, ये फ्रेंड कौन होता है, ये, है ना। कुछ क्वेश्चंस जब तक आप आंसर करते रहते हैं वो पूछता रहता है। और इन क्वेश्चंस में आप देखिए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन शार्प करिए ना, तो ये अपने नियर बाई जितनी ही नेचुरल चीज़ें हैं ये स्टार्ट वहीं से करता है, उन्हीं के बारे में चीज़ों को पूछना शुरू करता है। ये क्या है, हमारे जब इसके क्वेश्चंस होते हैं ना, हमारी कंडीशनिंग उस समय होती है कि बच्चे को ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन ये उसको आनी चाहिए, जिस समय उसके ये क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो जब वो अपनी ग्रोथ की वो स्टेज में रहता है, जब अभी स्कूल नहीं गया है लेकिन क्यूरियस है, क्योंकि ये क्यूरोसिटी, ये नोएबिलिटी, ये ह्यूमन का कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसके चलते वो बचपन से कुछ क्वेश्चन शुरू करता है पूछने के लिए। लेकिन हम लोग बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशनिंग्स, हमको लगता है ये सारे क्वेश्चंस उसके ये इनवैलिड क्वेश्चंस हैं, फालतू की बात पूछ रहा है, बिना मतलब, है ना, समय बर्बाद कर रहा है, मेरा भी अपना भी। हमको ऐसा लगता है समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या है कि वो स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल बिना किसी हिलाए डुलाए बना ले, 3 लाइन में बना ले, जितनी स्पेस दिया हुआ है उतने में बना ले, सर्कल बनाए तो बिल्कुल, है ना, हिले नहीं। तो अभी देखो तो हमारे अपना जो थर्स्ट रहता है, हमारा जो अपना इंक्लिनेशन, इन्फोर्समेंट रहता है, वो ये कि जो भी अभी सो कॉल्ड अभी के एजुकेशन सिस्टम में जो डिजायरेबल है ना, ये सर्कल बनाना, ये लाइन बनाना, ये बनाना, अभी उसके क्वेश्चंस क्या हैं हमको उसमें वर्थ नजर नहीं आ रही होती है, हैं? तो क्या इंपॉर्टेंट है, वो जो पूछ के थक जाता है, फिर समहाउ आप ही उसको कुछ बता देते हो कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बताओ, ये C फॉर कार, ये A फॉर एरोप्लेन, जब आप ये बता रहे होते हो ना शुरुआत में, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो चाइल्ड साइकोलॉजी को, एकदम शुरू में उसको ये सब कुछ दिखता नहीं है, इसीलिए वो बहुत इरिटेट होता है। वो ए जो आपके लिए बड़ी सिंपल चीज है, आपको लगता है ये 2 ऐसे, है ना, स्लैंटिंग लाइन बना करके और बीच में जोड़ देना भरे, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा, जिसके लिए आप उसको बहुत डांटते मारते हो, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसलिए वो उसको नहीं कर पा रहा होता है। पर आप जितना एफर्ट उसके वो A फॉर एप्पल बनाने में लगाते हो ना, C फॉर कार बनाने में लगाते हो, ये वो समझ जाए इसमें लगाते हो, इतना उसकी जो नेचुरल मैकेनिज्म है ना, उस तरफ ध्यान दे दो तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। लेकिन अभी हम और आप एज पेरेंट क्या करते हैं, हम उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। आप सोच के देखो, स्टार्टिंग के 3 साल में आपको क्या लगता है, ऑन एन एवरेज बच्चा कितना कुछ सीख पढ़ के तब स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाता है? क्या लगता है, उसने 3 साल में कुछ काम किया है, कुछ मेहनत की है कि नहीं की है? लैंग्वेज, 50% ऑफ लैंग्वेज, घर में जितने बर्तन हैं, जितने लोगों के संबंध हैं, चाचा चाची, नाना नानी, जितने भी नेचुरल चीजें, कितनी चीजें, शब्द वो सीख लेता है। केवल शब्द नहीं सीख लेता, आपका एक्सेंट भी पकड़ लेता है, किस शब्द को किस तरह से बोला जाएगा, है ना। इतना ही नहीं, आपकी मैकेनिज्म दिन भर की उसको पकड़ लेता है। अगर आप पर्दे में हाथ पोंछते हो खाना खाने के बाद फादर के तौर पे, तो वो बच्चा भी, है ना, पर्दे से हाथ पोंछ लेता है।
हाँ, अगर आप घर में घुसते ही शूज उतार के फेंकते हो, वो भी फेंक देता है। हाँ, ये सारी चीजें वो सीख रहा है, लेकिन हम उसके इस नेचुरल मैकेनिज्म को अप्रिशिएट नहीं करते। हम ये अननेचुरल मैकेनिज्म की नहीं, ये स्लैंटिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, इसके लिए उसको कितना ह्यूमिलिएट करते हैं हम, उस समय ध्यान भी नहीं देते अनअवेयरनेस की स्थिति में, है ना। तो उस पर ये फोर्स बनाते रहते हैं कि ये कर लो, और नहीं कर पाओगे तो अब तो इसका स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा। हद ही हो गई है, बहुत मनमानी करने लग गया है। अब आप बताओ, जब बच्चे को एज पेनाल्टी, एज पनिशमेंट आप स्कूल में एडमिशन कराने जाओगे, बच्चे को उसमें कोई थ्रिल, कोई है ना अप्रिसिएशन, कुछ प्लेजर नजर आएगा, या फिर वो उसके लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए आप देखो, बच्चा स्कूल जाना नहीं पसंद करता है, क्योंकि लगता है उसको कुछ पनिशमेंट के लिए भेजा जा रहा है ना। और स्कूल में भी जा करके टीचर उसके वो नेचुरल क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करती है, या फिर से वही स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जिसकी उसको कुछ यूटिलिटी ही नहीं समझ आ रही, उसको दिखता ही नहीं ये नेचर में कहाँ स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये कहाँ है। उसको नेचर में मम्मा दिखती, दोस्त दिखते हैं, पापा दिखते हैं, पेड़ पौधा दिखता है। इसीलिए आप देखो, बच्चे को आप फ्री हैंड छोड़ दो, क्या बनाएगा, तो आप देखो वो कुछ बनाएगा और उसको नेचर की इसी तरह की कुछ चीज़ों से कनेक्ट करेगा, तो अपनी तरह से बताएगा कि ये है, ये है। भले ही आपके इमेजिनेशन में अभी वो नहीं आ रहा हो, लेकिन उसकी इमेजिनेशन में सारी नेचुरल चीज़ें चल रही हैं। हमने और आपने बात करते हुए आपके पर्दे से हाथ पोंछने को जैसे सीख रहा है, आपके बातों से भी वो कुछ सीख रहा है। तो अगर आप समहाउ अपने में, घर में अपने को इंपॉर्टेंट बनाने की है ना कोशिश कर रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी बाय डिफॉल्ट उस तक जा रही है। हमको उस समय ऑब्जर्व नहीं होता, हमें लगता है ये बच्चा पता नहीं कहाँ से ये पिकअप कर लिया है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। अगर देखें तो हम कुछ ऐसा जी रहे होते हैं, चाहे पर्सनली या फिर फैमिली, प्रोफेशनल लाइफ में, उसको भी वो कॉपी कर रहा है। इसीलिए हर मोमेंट ये अवेयर होने की ज़रूरत है। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ केवल हम कुछ कागज़, किताब, कॉपी इस फॉर्म में नहीं पहुंचा रहे हैं, हम अपने जीने के साथ भी कुछ पहुंचा रहे हैं बच्चे को। उस समय अवेयर होने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहती हूँ, आप सभी लोग है ना इस पूरे सिस्टम, पूरी व्यवस्था से होके गुजरते। एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेने जाता है, देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ जाता है। तो वो उस कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा और वो सारी चीज़ों को है ना, फादर के ऑफिस में, प्रिंसिपल के ऑफिस में जो ग्लोब रखा हुआ है उसको भी उठा के ऐसे चला के देखेगा, है ना, इधर उधर सब चीज़ें, जो उस पर पेपर वेट रखा हुआ है उसको भी थोड़ा लुढ़का देगा, थोड़ा ये करेगा। और जो पेरेंट्स रहते हैं वो बहुत कॉशियस रहते हैं, नहीं, है ना, क्या हो रहा है, वो तो बहुत नेचुरल है, उसको नहीं पता अभी यहाँ का ये पॉम्प एंड शो, ये नहीं पता उसको ये कुछ खास बात है, कुछ अलग बात है। वो तो बहुत कनेक्ट होकर चीज़ों को देख रहा है, कुछ क्यूरियस है, कुछ जानना चाह रहा है, कुछ समझना चाह रहा है। लेकिन हम उसको वहाँ पर है ना बार बार जगह पर रेस्ट्रिक्ट करना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं कुछ स्पेशल जगह, यहाँ ऐसे नहीं करना है, यहाँ ऐसे नहीं जीना है। और इतना ही नहीं, उसके बाद में वही फादर, वही प्रिंसिपल जो उसके कॉन्फिडेंस, इस नेचुरल उसकी वे ऑफ लिविंग को अप्रिशिएट करते हुए उसको एडमिट करते हैं। अभी ये 5-6 साल स्कूल में पढ़ जाता है, क्लास 5th स्टैंडर्ड में जब वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल जाता है, तो उसी फादर के, उसी प्रिंसिपल के ऑफिस में जहाँ वो सब नचा नचा के देख रहा था, अब उससे बहुत दूर ही खड़ा होकर कह देता है अपने पेरेंट्स से कि बस इसके बाद मैं नहीं जाऊँगा, आप जाइए। सोच के देखिए, हम बच्चे का कॉन्फिडेंस ये डेवलप कर पाए या उसका कॉन्फिडेंस हमने कहीं बहुत सप्रेस कर दिया। ये डिसिप्लिन, ये ओवर डिसिप्लिन के चक्कर में हमने इतनी डिस्टेंस बना दी, अब वो उनके साथ में कोई कनेक्ट ही नहीं देख पा रहा, अब उनके साथ में वो नेचुरल वे ऑफ लिविंग उसको ऑप्ट ही नहीं कर पा रहा। उसको पता है कि इतना करने के बाद तो पनिशमेंट हो जाएगा। सो दिस इज वेयर वी आर, है ना। जब हम घर में होते हैं तो हम बार बार ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ ज़रूरत है तो तुम बोलो ना, टीचर्स आपके अपने हैं, बच्चे बोलो ना, है ना। जब हम यहाँ टीचर हैं तो फिर हम उसके साथ बिल्कुल दूसरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, फिर तो कितनी डिस्टेंस बना करके रखे वो, है ना। हिम्मत नहीं है कि कोई उन ऑफिसर्स की लिमिटेशंस को, उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाए। व्हाट इज हैपनिंग। तो अभी देखिए, कॉन्फिडेंस समझ नहीं आया है तो हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से है ना बिहेव कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं। एक तरफ एक तरह की अपेक्षा है, दूसरी तरफ दूसरी तरह की अपना इन्वॉल्वमेंट है, अपना पार्टिसिपेशन है। सो दिस वी ऑल आर गोइंग टू, अभी हम लोग इन्हीं सब बातों को और ज़्यादा देखने जा रहे हैं, और ज़्यादा अपने में परिष्कार के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करने जा रहे हैं। सो वी डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन कि अगर जानवर जानवर की तरह जी रहा है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। जानवर जानवर की तरह जीते हुए कभी भी इनडेफिनिट नहीं होगा, कभी भी अव्यवस्थित नहीं होगा, निश्चित आचरण ही करेगा, खाने की चीज़ ही खाएगा।
क्या लगता है कभी गाय मांस या शेर घास खाता हुआ दिखता है? ह्यूमन क्या खाएगा तय हुआ है अभी तक? तो ह्यूमन के लिए अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, घास खाएगा कि मांस खाएगा, है ना। इनफैक्ट हम अपने आप में ही कुछ मान के डिक्लेयर कर लेते हैं कि हम तो दोनों ओमनी, हाँ, बिना कुछ समझे हुए, बिना कुछ फंडामेंटल जांचे हुए, वेरीफाई किए हुए हम कुछ मान लेते हैं। तो या मान लेंगे कि नहीं नहीं वेजिटेरियन, या मान लेंगे नॉन वेजिटेरियन, या मान लेंगे ओमनी। पूछा कि क्यों? और अगर बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको आंसर नहीं करने की स्थिति में कि क्यों, क्या पर्पस है ना, क्यों कोई चीज़ खाएं, कोई चीज़ क्यों ना खाएं। सो वी आर गोइंग टू टेक दीज आंसर्स, अपने में पहले एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हमें क्लियर है क्या कि क्या खाएं, क्यों खाएं। हमसे कोई पूछे तो हम क्या आंसर करेंगे? जानवर को क्लियर है, जानवर के लिए कोई इशू नहीं है, तो गाय नहीं भाग रही मांस के लिए, लेकिन हमें अभी क्लैरिटी नहीं है। सो वी आर गोइंग टू सी ह्यूमन ह्यूमन की तरह जिए, कोई इशू नहीं, जानवर जानवर की तरह जो कोई इशू नहीं, जिए तो कोई इशू नहीं। लेकिन जब ये ह्यूमन जानवर की तरह जी रहा है तो परेशानी है। और ऐसी परेशानी के समय में हमको दो तरह के लोग अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं। थोड़ा देखिएगा तो हमको ये दो तरह के लोग दिखते हैं। एक जिसके पास में सामान कम है, इसलिए वो दुखी है, इसलिए वो परेशान है, क्योंकि वो दरिद्र है। दरिद्र मतलब डिप्राइव्ड, लैकिंग फिजिकल फैसिलिटी, नीड मोर एंड मोर। सो बिकॉज फैसिलिटीज आर लेस, इसलिए लोग दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्राइव्ड है। एक तो तरह के वो लोग हैं। एक तरह के वो लोग हैं जिनके पास में सामान कम नहीं है, सामान तो खूब है, लेकिन फिर भी कहो कि उनके पास में क्राइसिस खत्म हो गई हो, ऐसा नहीं है। स्टिल दे वांट मोर एंड मोर, and still they want more and more, and that's why they are unhappy right now. अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी आराम में नहीं है, अभी कंफर्टेबल नहीं है। तो इस दो तरह के लोग आपको अपने चारों तरफ दिख जाएंगे। हम और आप भी इन दोनों जगहों में कहीं तो लाई करते हैं। Where we are, आज की डेट में क्या हमारे पास सामान कम है इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हम डिप्राइव्ड हैं, या सामान तो है बट स्टिल परेशान भी हैं और कमी भी लग रही है? Where we are in second category, एटलीस्ट यहाँ जो मास बैठा हुआ है इसको तो हम बिल्कुल आराम से देख पाते हैं कि हम लोग सेकंड कैटेगरी में हैं। क्या ये सेकंड कैटेगरी नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि सामान रहे लेकिन फिर भी हम दुखी रहे, दरिद्र रहे? ऐसे ही चाहते हैं क्या? या फिर मैं एक और प्रस्ताव दे रही हूँ, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि हम चाहते हैं कि सामान भी हो, हमारे पास खूब फैसिलिटी भी हो, लेकिन हम सुखी भी हों और समृद्ध भी हों। सो व्हाट वी वांट, 1, 2 और 3, एंड वेयर वी आर सेकेंड, है ना। एजुकेशन ने अभी तक इतना काम किया है। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी में थे तो हम में से लोगों को लाके सेकेंड कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। तो फैसिलिटी वाइज वी इवॉल्व, फैसिलिटी वाइज हमने ग्रो कर ली है। देयर इज नो इशू इन दिस, दिखाई पड़ रहा है। तो पीछे 20-25 सालों में फैसिलिटी वाइज रिमार्केबल ग्रोथ हुई है, बहुत सारा सामान बढ़ा है, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं हर फील्ड में। लेकिन जहां तक रही बात, ये जो दूसरा पार्ट है जहां हम दुखी हैं, दरिद्र हैं, लेकिन सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, दैट इज स्टिल टू, ये अभी भी होना बाकी है, ये अभी भी एजुकेशन से पूरा नहीं हो पाया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू सी, इसको देखने जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर कहीं हैं, एजुकेशन ने हमें यहाँ से यहाँ ला दिया, साइंटिफिक डेवलपमेंट ने जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितना मॉडर्नाइजेशन है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, लेकिन अभी भी दरिद्रता बनी हुई है, अभी भी अपने पास में बहुत क्लैरिटी नहीं हो रही है कितना चाहिए, इसलिए डिप्राइवनेस है। अभी भी हैप्पीनेस क्या है ये बहुत समझ नहीं आया है। तो हम प्लेजर के लिए, सेंसिटिव सेंसेशंस के लिए कर तो बहुत कुछ रहे हैं, टेंट ट्रायल, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस जो डिजायरेबल है वहां तक के लिए एजुकेशन अपने के लिए अभी तैयार नहीं अपने को कर पाई है। सो दिस इज येट टू एक्सप्लोर, दिस इज येट टू बी पार्ट ऑफ एजुकेशन। इसीलिए मैं आपका ये ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि ये हमारी अभी स्थिति है, यानी ये छोटा वाला रेड घेरा, ये रेड सर्कल, दिस इज वी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये बढ़ता जा रहा है। इसीलिए देखें तो चूल्हे से माइक्रोवेव ओवन, इसीलिए देखें तो साइकिल से अभी जेट प्लेन तक, ये सारी ग्रोथ यहां पर है। लेकिन हमको चाहिए कितना? इतना। तो एजुकेशन से ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे और आपका एज टीचर, एज पेरेंट रोल इतना है कि हमारे सामने जो भी बच्चा आ रहा है, मेरा अपना बच्चा हो या मेरा स्टूडेंट हो, ये सामान कमाने से, ये सुविधा कमाने से, ये पूरी कमाई करने लग जाए, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के काबिल हो जाए, जिससे वो यहाँ तक पहुँच पाए। म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो द होल सेशन, द होल 3 day वी विल स्पेंड
फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ये दिखने लग जाए, इसके लिए हम लोग एजुकेशन में क्या क्या चाहेंगे, क्या क्या करेंगे, इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग आगे आने वाले समय को लगाना चाह रहे हैं. लेकिन लेट मी आस्क, इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन डिजायरेबल फ्रॉम फिजिकल फैसिलिटी टू दिस होलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी? इज इट डिजायरेबल? Is it desirable? Are we making effort for it right now? So still there is gap. Do we need to make effort for it? It is needed? It is needed, है ना? So that's why अभी देखें तो आज के एजुकेशन में अभी इतना जो 3 काम करने की बात है, यानी हर बच्चा समझदार हो, हर बच्चा संबंध में जिम्मेदारी से जी पाए, हर बच्चा अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाए, अपने रिसोर्सेज को पूरा कर पाए. रिसोर्सेज को पूरा करने का काम तभी होगा जब वो 2 काम कर पाएगा. पहला, अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाएगा, और दूसरा, उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने की एबिलिटी डेवलप कर पाएगा. अभी हमारी एजुकेशन, ये जो 4 चीजें हैं, है ना, तीसरे में 2 पार्ट है, आवश्यकताओं को पहचानना और उससे ज्यादा की एबिलिटी डेवलप कर लेना. अभी ये चारों में से आज की एजुकेशन में हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा उसमें स्किल बन जाए, है ना, वो साइंटिस्ट बन जाए, वो कमाने खाने की तैयारी कर ले इस पे, या फिर समझदार बन जाए, समझ संबंध सुविधा तीनों को देख पाए, संबंधों में निर्वाह कर पाए, रिलेशनशिप को ठीक ठीक जी पाए, सुविधाओं को ठीक ठीक असेस कर पाए, पर्पस की क्लैरिटी हो पाए. अभी ये सब कर रहे हैं, या फिर ज्यादातर 4th वाले पार्ट पर एम्फेसाइज कर रहे हैं? 4th मतलब ये 3rd का ये 2nd पार्ट, ये वाला. तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के काबिल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कमाई होने लग जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा होने लग जाए, हम लोग इस तरह से ना रेडी कर रहे हैं. तो मनी मेकिंग के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं, जबकि इतना सब कुछ करना चाहते हैं, इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना सब कुछ मिस हो रहा है. हाँ, जबकि इतना सब कुछ रिक्वायरमेंट है, तो ये देखने की जरूरत है. समझ, सही समझ, जिससे कि संबंध को भी देख पाए, सुविधा को देख पाए, ये मिसिंग है. रिलेशनशिप में फीलिंग्स को पहचान करके निर्वाह कर पाए दूसरे के साथ, ये मिसिंग है. इसीलिए क्लैश हो रहा है. तो इसीलिए संबंध की समझ नहीं है, इसलिए कहीं कहीं संबंध का निर्वाह हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है. मैंने आपसे ये कहा कि अगर मैं इसको कभी हवा में छोड़ूं, कभी वहां रखूं, तो क्या लगता है, मुझे समझ आ गया है कि इसको कहाँ रखना चाहिए? नहीं आया है, तभी तो रैंडम हो रही हूँ, कभी रख रही हूँ सही जगह, कभी नहीं रख रही हूँ. तो ऐसे ही संबंध में भी कभी जी पा रहे हैं, कभी नहीं जी पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, संबंध की समझ हो गई है या अभी करना बाकी है? करना बाकी है. तो इसीलिए पहला वाला भी मिसिंग है, दूसरा वाला भी मिसिंग है. तीसरे वाले में भी देखें तो आइडेंटिफाई हो पाए कि मुझे कपड़ों की कितनी आवश्यकता है, खाने की कितनी आवश्यकता है, मोबाइल सिस्टम की कितनी आवश्यकता है ना, गैजेट्स की कितनी आवश्यकता है. ये आवश्यकता पहचान में आ जाए, इसके लिए भी एजुकेशन अभी हम नहीं दे पा रहे. लेकिन और ज्यादा मिल जाए, और ज्यादा हो जाए, इसके लिए ना केवल स्कूल कॉलेज बल्कि मम्मी पापा भी और ज्यादा मदद कर रहे हैं. तो बच्चा सोचे नहीं, उसके पहले हम लोग उसको चीजें अवेलेबल कराने के लिए तैयार हैं. इस जगह पर अभी हम लोग आ गए. बच्चे की नीड को बस अपने को एहसास हो, हम तड़प उठते हैं कि उसको मिल जाए. हाँ, लेकिन ये कितने रिसोर्सेज अवेलेबल करा देंगे जिससे कि उसकी ये कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी की नीड पूरी हो जाए, इस बारे में अभी ध्यान नहीं जा रहा. क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा, इसलिए सही डिसीजन नहीं ले पा रहा. संबंध को निर्वाह करते हुए, फैसिलिटी को अवेल करते हुए, इस डिसीजन ना ले पाने की वजह से वो दुखी हो रहा है. इसको हम ध्यान भी नहीं दे पा रहे. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू सी. बच्चा सही डिसाइड कर पाए, है ना, सही समय पर ठीक डिसीजन ले पाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है. इस ट्रांसफॉर्मेशन की भी अपने को जरूरत है. इसीलिए ऐसी एजुकेशन हो जो ह्यूमन की तरह डिसीजन ले पाए, डिसीजन लेकर के अपने पार्टिसिपेशन को एक्सटेंड कर पाए, अपने कंडक्ट को ह्यूमन कंडक्ट बना करके सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पाए, ह्यूमन कैरेक्टर. इतना एजुकेशन का कंटेंट, ये मिनिमम कंटेंट है मेरी तरफ से. आप बताइए, इससे कम में काम चलेगा क्या? ऐसी शिक्षा जो कि ह्यूमन कैसे जिएगा उसको पहचान पाए, ह्यूमन कैसे पार्टिसिपेट करेगा. वैल्यूज का क्या मतलब है? वैल्यूज का मतलब क्या है ना, या वैल्यू एजुकेशन किसको कहेंगे? अभी वैल्यूज को लेके हमारे सामने बहुत सारी मान्यताएं हैं. वैल्यूज और मोरल्स, क्या ये दोनों अलग अलग है या एक ही बात है?
अभी मैम कह रहे थे जिसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये जिसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये वैल्यूज हैं कि मोरल्स हैं? जैसे सदा सच बोलो, परोपकार करो, मोरल्स हैं। ये वैल्यूज नहीं है। वैल्यूज का मतलब फिर क्या? हाउ इट विल बी कंफर्म्ड? जैसे इस स्लाइडर की वैल्यू कुछ है कि नहीं है? क्या वैल्यू है? हाँ, ओके, अच्छा है, कम से कम आप वैल्यू और कॉस्ट में तो डिफरेंस जान रहे हैं। कम से कम इसकी वैल्यू 150 350 रुपया नहीं बता रहे हैं है ना? तो इतनी बात तो दिख रही है कि ये 350 रुपए उसकी कीमत है, वैल्यू नहीं है ना? इसकी वैल्यू क्या है कि ये इसको ऑपरेट कर पा रहा है। तो ये स्लाइडर को स्लाइड कर पा रहा है, स्लाइडर की तरह काम कर पा रहा है, ये इसकी वर्थ है। यानी इसकी वैल्यू इसका पार्टिसिपेशन, इजंट? अगर ये स्लाइड ना कर पाए तो क्या मैं इसको इस समय यूज करूंगी, इसको मैं अपने साथ रखूंगी? विल इट बी वैल्यूएबल फॉर मी? नहीं ना। इसका मतलब इसका पार्टिसिपेशन ही इसकी वैल्यू है, इसकी वर्थ है। जो पेन से हम लिख रहे हैं, अगर ये लिख ना पाए, इज इट वैल्यूएबल? जब पेन नहीं लिख पाएगा तो क्या करेंगे? फेंक देंगे। तो जो चीज नहीं वैल्यूएबल है उसको फेंक देंगे। निश्चित रूप से हम ये सब देख पा रहे हैं। ह्यूमन की वैल्यू, ह्यूमन की वैल्यू अगेन इट्स पार्टिसिपेशन। ह्यूमन की वैल्यू भी उसका पार्टिसिपेशन, हर जगह जहां जहां वो रह रहा है तो उसकी वैल्यू उसका परिवार में पार्टिसिपेशन, उसकी वैल्यू समाज में उसका पार्टिसिपेशन, उसकी वैल्यू नेचर में उसका पार्टिसिपेशन, उसकी वैल्यू उसकी बॉडी की हेल्थ को लेकर उसका पार्टिसिपेशन। अगर वो ये सब नहीं कर पाएगा तो विल बी थ्रोन आउट, एग्जैक्टली एज वी विल थ्रो आउट दिस पेन और स्लाइडर इफ इट इज नॉट वर्किंग। अगर ये काम नहीं कर रहा तो जैसे हम इसको कैरी नहीं करेंगे, वैसे ही अगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो क्या लगता है नेचर हमको कैरी करेगी? विल बी थ्रोन आउट। और मजेदार बात यह कि हमारे पास जब ये विकल्प आता है कि नेचर से या तो हम फेंक दिए जाएंगे, हम या तो है ना यहाँ से इरेडिकेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इस एग्जिस्टेंस से, या फिर हमको कुछ ठीक करने के लिए करना है, तो हमने तैयारी कहाँ शुरू कर दी है कि ठीक है इरेडिकेशन तो है ही, धीरे धीरे करके ये ह्यूमन स्पीशी एक्सटिंक्ट होगी, चलो ट्राई करते हैं, जी लो जिंदगी। तो हम कहते हैं 2050 तक तो ह्यूमन स्पीशी खत्म हो जानी है। अब ये खत्म हो जानी है, हमने ये मान लिया। अब ये पेन खराब हो रहा है, तो फेंकने का खराब प्रोग्राम बना लिया। क्या ये ऑप्शन नहीं है कि हम अपने पार्टिसिपेशन को कर पाएं, अपनी वैल्यूज को पहचान पाएं और यहाँ अपनी सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी फिर से, है ना, जो है ही इस नेचर में, ह्यूमन इसका पार्ट एंड पार्सल है। अगर पार्टिसिपेट करेगा तो बना रहेगा ना। तो हम तैयारी क्यों खत्म होने की कर रहे हैं? चॉइस तो दोनों हमारे पास है ना। लेकिन हमने अभी ये मान लिया है, इन कह सकते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, मूवी, सब। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि 2050 तक सब खत्म होने वाला है, तो भैया अभी फिलहाल मजे लो। किसी एक रिनाउंड साइंटिस्ट ने, जिनको सर हॉकिंग्स कहा जाता है, उनके बारे में कहते हैं, फिजिसिस्ट थे, पैरालाइज थे, है ना, तो उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 3 प्रेडिक्शंस हैं पर्टिकुलरली दुनिया के लिए, है ना, आने वाले समय में। तो एक तो इंसान को आने वाले समय में ये जो नेचुरल कैलामिटीज है इसका बहुत डर रहेगा। तो ह्यूमन स्पीशी को ये नेचुरल कैलामिटीज कब, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइडिंग, है ना, फ्लड, ड्रॉट, ऐसी सिचुएशंस आएंगी। तो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था बहुत समय पहले, एंड दिस इज हैपनिंग, ऐसा हो रहा है। तो इसका एक डर है, इससे बचने की जरूरत है, उन्होंने कहा था। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो जंगली जानवर है ना, उनसे भी खतरा है आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में ये जंगली जानवरों के सस्टेनेंस के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और उसके चलते वो रिवेंज करेंगे, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने कहा था इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, अपने को सोचने की ज़रूरत है, उनकी सस्टेनेंस के लिए काम करने की ज़रूरत है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन है वो इनडेफिनिट कंडक्ट के साथ टर्न अप होगा, और जिसके चलते जो यंग है, यूथ है, ये मास लेवल पर सुसाइडल अटेम्प्ट्स करेगा। एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ, क्योंकि आज की डेट में अभी ह्यूमन को ये पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। इसलिए अभी जनरेशन रियली लिटरली
कर तो रही है, पुश तो कर रहे हैं हम लोग सभी, हम टीचर्स मिल करके, हम ट्रेनर्स मिल करके, है ना, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के, है ना, जो भी सपोर्टर्स हैं सभी मिल करके, कि उसको किसी तरीके से हाँ ग्रूम कर दें, तैयार कर दें, रेडी कर दें। लेकिन इस सब रेडीनेस में वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि आप क्यों उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसको नहीं दिखा पा रहे। उसका पार्टिसिपेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी को लेकर के, वो बॉडी को हाँ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एज सच प्लान कर रहा है। ये थॉट आ भी क्यों रहा है, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे एक माता पिता के तौर पे, एक टीचर के तौर पर। हमारा सारा पुश है उसके नंबर लाने पर, उसके मार्क्स लाने पर, उसके स्कोर करने पर, है ना, उसके रैंकिंग को मेंटेन करने पर। तो फिर जब उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया कि आने वाले समय में ये यूथ जो है ये मास लेवल पर सुसाइड करेगा, तो उनसे पूछा गया कि आप सॉल्यूशन भी बताइए कुछ इन सब के लिए। तो उन्होंने बाकी जो सॉल्यूशंस बताए थे उसके साथ ही एक बड़ा ही ह्यूमरस सॉल्यूशन भी बताया था। उन्होंने कहा कि अब इंसान को कोई नया प्लेनेट खोज लेना चाहिए क्योंकि अब ये अर्थ को ना रिवाइव होने की बहुत पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही जहां हम अभी इसको ले जा रहे हैं। आप थोड़ा सोच के देखिए, इतनी सुंदर जमीन मिली है, इतनी बढ़िया धरती मिली है, इसको तो यहां पहुंचा दिया हमने। ये कौन सा प्लेनेट और खोजें जो हमारी ये लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के लिए काम करे। या फिर एक चॉइस हमारे पास ये भी है कि अभी भी धरती के पास में ऐसी स्थिति नहीं है कि हाँ ये रिकवर ना हो सकती हो। ऐसा क्यों मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर देखें ना तो हवा पानी गड़बड़ नहीं कर रहे, पेड़ पौधे गड़बड़ नहीं कर रहे, जानवर भी गड़बड़ नहीं कर रहा। सो एवरी डिसहार्मनी, एवरी मींस indefinite conduct, that is actually on behalf of us, and that is too because education is not complete. तो केवल एजुकेशन में थोड़ा सा काम होने की जरूरत है और ये धरती फिर से जैसी है ना, एक सस्टेनेबल धरती है सभी के लिए, हर यूनिट के लिए, हमारे लिए भी हो जाएगी। तो हम क्यों ये वेट करें कि ठीक है 2050 तक खत्म करेंगे मामला, है ना, इसलिए अभी कमाओ खाओ। हम क्यों नहीं ये तैयारी करें कि हमारे बच्चे के लिए और इवन आने वाली कई जनरेशन्स के लिए ये ऐसे ही धरती, खुशहाल धरती की तरह उनको अवेलेबल रहे। दोनों चॉइसेस हैं। तो मैं सेकंड वाली चॉइस की तरफ काम कर रही हूँ और मैं ये जानती हूँ कि एक बार आपका भी ध्यान चला गया तो हम सब कलेक्टिवली मिलकर यही काम करेंगे, इसी प्लेनेट को जिसमें इमेंस पॉसिबिलिटी है हम सब के लिए, हर ह्यूमन के लिए सर्वाइवल की, उसके लिए काम करेंगे ना। तो उसके लिए काम करते हुए अपने को लगता है कि ये ह्यूमन एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हम लोग यहाँ ह्यूमन एजुकेशन, जिसको वैल्यू एजुकेशन भी बोल रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन का मतलब ही है alertness or awareness about my own participation that I'll consider as value education for me। तो मैं अपने पार्टिसिपेशन में जिम्मेदार बन जाऊं। मेरा पार्टिसिपेशन, मेरी वैल्यूज ये इतना क्या कि मैं हर लेवल पर जहां जहां मेरा जीना हो रहा है वहां वहां पर मैं हारमोनियसली पार्टिसिपेट कर पाऊं। कहां कहां मेरा जीना हो रहा है, तो मैं एज ह्यूमन बीइंग जी रहा हूं, मैं एक परिवार के रूप में जी रहा हूं, मैं एक समाज का पार्ट एंड पार्सल हूं, मैं नेचर एग्जिस्टेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं। इतनी सब जगहों पर कुछ हार्मनी है, कुछ व्यवस्था है, उसको कह रहे हैं, उसको समझना है। यही मेरी सही समझ होगी। ये सही समझ अपनी अपनी सबकी अलग अलग या कुछ एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट। तो समझ अपनी अपनी हो सकती है, ये डिग्रीज के साथ समझ को जोड़ सकते हैं, लेकिन सही समझ तो कुछ कॉमन है, कुछ एब्सोल्यूट है जो सबके लिए ठीक है। और वो कॉमन क्या होगा? हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल के तौर पर जी रहा है, तो एक इंडिविजुअल के तौर पर क्या व्यवस्था होगी वो समझना है, वो कॉमन होगा हमारे सबके लिए। हर व्यक्ति एक परिवार के तौर पर जी रहा है, उस परिवार के तौर पर कुछ व्यवस्था होगी, वो कॉमन है हम सबके लिए, है ना। ऐसे ही सोसाइटी, ऐसे ही नेचर एग्जिस्टेंस। तो एजुकेशन कितना हो, एजुकेशन में जो समझ हो वो कम से कम इतनी हो, कम से कम। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। क्या उस पैसे कमाने में ये अपने लेवल पर, परिवार लेवल पर, समाज लेवल पर, प्रकृति लेवल पर हार्मनी ये दिखा पा रहे हैं? तो जो बच्चा खूब कमाई कर रहा है, खूब कमाने के लिए खूब दिन रात पढ़ाई कर रहा है, दिन रात पढ़ाई करते हुए वो ये भी नहीं ध्यान दे रहा है कि खाना कब है, सोना कब है, क्या लगता है वो शरीर के प्रति जिम्मेदार है या शरीर के प्रति गैर जिम्मेदार है? तो हम अपने बच्चे को कैसे तैयार कर रहे हैं? जब उस बच्चे के पास चॉइस आ रही है कि माता पिता के साथ रहना है या विदेश जाकर के हाई पर्क्स वाली जॉब लेनी है, अगर वो डिसीजन मेकिंग में वो चूज कर रहा है, क्या लगता है परिवार व्यवस्था में भागीदार बना रहे हैं या उससे दूर कर रहे हैं?
लेकिन अभी देखें तो हमने इसको हायर प्रायोरिटी पे रखा हुआ है इन सब चीजों को। वो बच्चा जो समाज को हार्डली कोई वैल्यू दे रहा है, अपना मतलब अपना फायदा उसको दिखाई पड़ रहा है, जो समाज से डिस्कनेक्टेड है, हार्डली बॉदर कर रहा है, अभी हम उसको ये पैसा कमाने के साथ में तैयार कर रहे हैं और कमाने के लिए, है ना। और ऐसा सब करते हुए प्रकृति को, नेचर को एग्जॉस्ट कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान देने पे पता लग जाएगा। आप बताओ, ये जो आज करप्शन है समाज में, ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा है या कम पढ़े लिखे लोगों से? क्या कर रहा है आपका एजुकेशन सिस्टम? ये जो पोल्यूशन है नेचर में, ये कहां ज्यादा हो रहा है, क्यों ज्यादा हो रहा है? पढ़े लिखे लोगों की वजह से या अनपढ़ लोगों की वजह से? क्या फायदा ये सर्व शिक्षा अभियान का? तो ये सोचने की जरूरत है, शिक्षा के साथ अपेक्षा क्या है और अभी हम कर कितना रहे। एक्चुअली शिक्षा का पूरा मतलब समझ नहीं आया है। तो मैं कह रही हूं कि ये व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए तैयार हो पाए, ये बच्चा अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हो पाए, परिवार के में भागीदारी के प्रति जिम्मेदार हो पाए, ये समाज में करप्शन के लिए काम ना करे, समाज के, है ना, उत्थान के लिए काम करे, नेचर को एग्जॉस्ट ना करे। ये सब अगर आप एजुकेशन का हिस्सा नहीं रखेंगे तो उसकी सही समझ नहीं बन पाएगी। इसीलिए एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है सही समझ को फ्लरिश करना, सही समझ को नर्चर करना। और इस सही समझ के साथ फिर अब वो बच्चा दो जगह जिएगा, एक ह्यूमन के साथ जिएगा, एक ह्यूमन के अलावा बाकी नेचर के साथ जिएगा। इस ह्यूमन और नेचर के साथ जीते हुए जो वो निर्वाह करेगा उसको कह रहे हैं संस्कार। तो शिक्षा और संस्कार दोनों पे काम करना है अपने को। संस्कार, इसका मतलब ही है संपूर्णता के अर्थ में किया गया कार्य, संस्कार, है ना, राइट लिविंग बोलते हैं इसको। तो अभी अगर हमारी तैयारी नहीं है, एजुकेशन पूरे समग्रता को दिखा नहीं पा रही, होलिस्टिक विजन नहीं देख पा रही, तो फिर कमाई करने के साथ में संपूर्णता के साथ कहाँ काम हो रहा है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है सही समझ के साथ संबंध, ह्यूमन के साथ जो उभय सुख तक जाए, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ जो उभय समृद्धि तक जाए, ऐसा संस्कार, ऐसे के लिए हम सब, मैं और आप मिलके पार्टिसिपेट करें, इसकी बात कर रहे हैं। इससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। और इस सब को करते हुए हम लोग जो प्रोसेस ले रहे हैं वो सिंपल यही प्रोसेस ले रहे हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर वेरीफाई करना है, इसके बाद में उसको जी के देखना है। ह्यूमन के साथ में अगर म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो रहा है, मैं और दूसरा सामने वाला दोनों खुश हो रहे हैं, दोनों सुखी हो रहे हैं, तो मेरी बात सही समझ है। अगर मैं किसी अपने परसेप्शन के साथ कुछ बता रहा हूं लेकिन उससे वो दुखी हो रहा है, तो फिर मेरी बात, मेरी अपनी परसेप्शन हो सकती है ना, वो सही है, ये अभी इवेलुएट होना है। सही का तो मतलब ही है, सही का क्राइटेरिया क्या होगा, मैं आपको आज एक विजन देती हूं, क्योंकि हम सब सही करना चाहते हैं। तो सही का मतलब मेरे हिसाब से जो मैं देख पाती हूं, नंबर 1, जब भी मैं सही कोई चीज करती हूं तो मैं कंफर्टेबल रहती हूं, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं सही करती हूं तो मेरा सामने वाला, मेरा जो संबंधी है, वो भी कंफर्टेबल रहता है। तो मेरे और आपके इंटरेक्शन में अगर कंफर्ट गायब हो रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी जो समझ है वो सही समझ है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि ये ठीक बात है, लेकिन जब मैं जीने चल रही हूं तो साथ में ये, है ना, कंफर्टेबल स्टेट नहीं आ रही, नंबर 2। नंबर 3, अगर वैसा पूरी दुनिया करने लग जाए जिसको मैंने कहा है कि सही है, तो क्योस होगा कि हार्मनी होगी। ये 3 चीजें पैरामीटर हैं जांचने का कि ये, है ना, सही समझ है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, हाँ, एग्जाम्पल के साथ रिपीट करेंगे। जैसे मैंने ये माना है, मेरा ये परसेप्शन है कि पैसा कमाना अच्छी बात है, क्या कहूं, ये सही समझ है कि नहीं, कैसे देखूंगी। तो जब मैं पैसा कमाने का विचार चला रही हूं, खूब पैसा कमाना है, खूब पैसा कमाना है, इसके साथ में मैं कंफर्टेबल हूं या रेस्टलेस हो रही हूं। नंबर 1 चेक क्राइटेरिया। फिर भी कहीं अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग मैंने अपनी रेस्टलेसनेस को भी इग्नोर कर दिया, दिन रात लगी हूं पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। अब जब मैं इंटरेक्शन में आ रही हूं, तो मैं जब पैसा कमा रही हूं, खूब पैसा कमा रही हूं, तो मेरे अपने परिवार में किसी व्यक्ति को मेरी जरूरत है, हारी बीमारी या उसके यहाँ उत्सव सेलिब्रेशन, मैं उसके साथ में फुलफिलमेंट के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है या उसको इग्नोर कर रही हूं। दूसरा चेक। तो जब मैं लगातार पैसा कमा रही हूं या लगातार पैसा कमाने के लिए मैं बहुत एग्जाम देना है, एग्जाम क्लियर करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लोगों के हारी बीमारी उत्सव में नहीं जा पा रही हूं, सेकंड चेक मार्क, है ना। तो पहला, मैं अपने आप में रेस्ट में हूं, अनरेस्ट में हूं। दूसरा, दूसरे के साथ जीते हुए ह्यूमन के साथ में इंटरेक्शन फुलफिलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरा चेक मार्क। और तीसरा चेक मार्क,
अगर पूरी दुनिया ये खूब कमाने लग जाए, पैसा कमाने लग जाए, इसी के लिए काम करने लग जाए, तो पूरे दुनिया में क्योस होगा कि हार्मनी होगी? ये 3 चेक मार्क्स हैं। इन 3 चेक मार्क पे हर डिसीजन को जांचिएगा, और हम लोग यहाँ बहुत सारे डिसीजन करेंगे। इन 3 जगहों पर जो चीज ठीक हो रही है वो सही समझ है, नहीं तो मेरा परसेप्शन हो सकती है, सही समझ नहीं मानेंगे उसको, है ना। परसेप्शन है तो मुझे इंपॉर्टेंट लग सकता है, मुझे जरूरी लग सकता है, मैं उसके लिए बना सकती हूँ प्रोग्राम, लेकिन वो यूनिवर्सली सबके लिए एप्लीकेबल हो ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग सही समझ के लिए इन 3 पैरामीटर्स को साथ लेकर के चलेंगे। नंबर 1, अपने में कंफर्ट, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, आई विल बी हैप्पी डूइंग दैट। वेरीफाई इंटरेक्टिंग विद अदर ह्यूमन बीइंग, म्यूचुअल हैप्पीनेस विल बी देयर। Verify with rest of the nature, there will be no chaos, there will be harmony. ये पीपीटी हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रही थी, तो मैंने कहा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों में आ जाए तो बेहतर है। ठीक है भैया, अभी इसको ना हम लोग जब भी कोई नया सेशन शुरू करेंगे ना, इसको एक मास्टर स्लाइड की तरह रखेंगे, तो वहां पर देख लेते हैं, वहां लैंग्वेज है दोनों की, नहीं तो मैं उसको प्लेस कर दूंगी। अच्छा सुझाव है, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। तो अब कौन सी प्रोसेस अपने को नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि जो मैं कहूं वो आप मान लें, या ये एक्सप्लोर करें 3 बेसिस पर, मेरे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, दूसरे के लिए भी म्यूचुअली फुलफिलिंग है कि नहीं, सबके लिए हार्मोनियस है और डिसहार्मोनियस। ये एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस ठीक है, या फिर कुछ मान लीजिए ऐसा इंपोज कर देना? शिक्षा की विधि कौन सी होनी चाहिए, क्या लगता है? एक्सप्लोरेशन या फिर डूज एंड डोंट्स? एक्सप्लोरेशन अपने लिए यही ठीक लगता है, यही नेचुरली एक्सेप्टेबल रखता है, क्योंकि इसी के साथ कंफर्टेबल हो रहा है। लेकिन जब टीचिंग करते हैं तब डूज एंड डोंट्स, दिस इज द गैप। तो प्लीज सी द गैप्स, व्हाट वी आर डूइंग, चाहते क्या है और कर क्या रहे हैं। तो जब क्लास में बता रहे हैं तो एक्सप्लोरेशन का हार्डली कोई मौका दे रहे हैं, जब क्लास में बता रहे हैं तब हम ये कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही मान लो, वही सही है ना। सो दिस इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर व्हाट विल बी द मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, इसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इस सेशन के बाद में अब हम लोग नेक्स्ट बात को समझेंगे। और जुड़ी हुई बातों को ही कुछ समझेंगे। छोटी सी बात है, इसके साथ में जो अभी हमने पिछली क्लास में बात की, इसके साथ में अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो हैप्पीनेस बोल रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने के पहले मैं फिर से आपसे पूछ लेती हूं, व्हाट वी नेचुरली एक्सेप्ट, हमारे लिए सहज स्वीकार्य क्या है, सुख या दुख, है ना। तो यानी जब हम सुख को समझने चल रहे हैं तो वो समझने चल रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो यहां सुख को हम समझने चल रहे हैं ऐसे, सुख का मतलब टू बी इन हार्मनी। लेट अस सी वन प्रपोजल हियर and let us evaluate what we consider happiness till now. Is this something same what is being proposed here or it is different? तो यहाँ proposal है, happiness का मतलब the state or situation in which I live. State का मतलब क्या, मेरी अपनी स्थिति। Situation का मतलब what is in my surrounding. तो मेरी अपनी स्थिति और जो मेरे चारों तरफ है जहाँ मैं रह रहा हूँ, if there is harmony or synergy in it, अगर वहां पर व्यवस्था है, अगर वहां पर संगीत है ना, देन दैट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी टू बी इन दैट स्टेट और सिचुएशन। क्योंकि मुझे हार्मोनियस सिचुएशन, व्यवस्था ही सहज स्वीकार्य है, इसलिए वही स्टेट मुझे अच्छी लगती है। दैट इज द स्टेट ऑफ माई लाइकिंग। सो स्टेट ऑफ हार्मनी और सिनर्जी विच इज स्टेट ऑफ माई लाइकिंग, वही मुझे अच्छी लगती है, इसलिए दैट इज स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। So I am proposing here happiness is equal to be in harmony. सुख का मतलब है व्यवस्था में होना। जब जब मैं व्यवस्था की स्थिति में होता हूं, जब जब बाहर की परिस्थिति में भी व्यवस्था होती है, I feel happy. जब मेरे अपने थॉट में कुछ अव्यवस्था चल रही होती है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा होता है, कुछ गड़बड़ी चल रही होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं संबंध चाहती हूं लेकिन मेरे थॉट में एंजाइटी, विरोध चल रहा हो, कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा हो,
दैट मोमेंट आई विल बी हैप्पी और अनहैप्पी? अनहैप्पी, क्योंकि मैं चाहती क्या हूं? संबंध। लेकिन क्या चल रहा है, मेरी स्थिति क्या है? अभी विरोध की चल रही है, रिएक्शन चल रहा है, गुस्सा आ रही है ना? तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो मैं चाहती हूं जैसा नहीं हो पा रहा है, दैट इज नॉट स्टेट ऑफ माई लाइकिंग। ऐसा नहीं चाहती। तो मैं चाह रही हूं जो मैं चाहती हूं उसी स्थिति में बनी रहूं। तो मैं व्यवस्था चाहती हूं, मैं संबंध चाहती हूं, उसी स्थिति में अगर मैं बनी रहती हूं तो मुझे अच्छा लगता रहता है। अगर मेरी स्थिति, मेरे थॉट में कुछ अदरवाइज हो रहा होता है, प्लानिंग में कुछ अदरवाइज हो रहा होता है, मैं अनकंफर्टेबल रहती हूँ। फिर आपसे कह रही हूँ, आप थोड़ा सा देखिए, जब आप गुस्सा करते हैं, यू फील कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल? अनकंफर्टेबल, है ना? इनफैक्ट आप गुस्सा कर ही रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा व्हाट मे बी द सॉल्यूशन। तो गुस्सा आपकी अयोग्यता को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यू आर नॉट इनफ कॉम्पिटेंट टू हैंडल द सिचुएशन, दैट्स व्हाई यू आर रिएक्टिंग। तो आपके थॉट में कुछ भी व्यवस्था नहीं आ रही, कुछ भी, है ना, हार्मनी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। सो दिस इज अनहैप्पीनेस। जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे थॉट में कुछ, है ना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं चल रहा। नंबर 2, जब बाहर कुछ अव्यवस्थित है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी अलमीरा, कब आपको लगता है कि उसको खोलेंगे और कंफर्टेबल रहेगा? जब उसमें सामान व्यवस्थित हो या अव्यवस्थित हो? आपका परिवार, कब घर जाने का मन करेगा? जब परिवार में व्यवस्था हो, सामंजस्य हो, या फिर घुटन हो, तकरार हो, अव्यवस्था हो? कौन सा समाज आपके लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है? एक व्यवस्थित समाज या फिर डिस्प्यूटेड, कॉन्फ्लिक्टिंग, रेजिस्टिंग सोसाइटी? नेचर में, ये नेचर में जितना अप्स एंड डाउन्स है, ये तेज गर्मी, ये कभी भी बारिश, ये कभी भी ठंडा, ये अव्यवस्थित नेचर या व्यवस्थित स्टेबल नेचर? तो जब भी जो मैं चाहती हूं, मेरे थॉट में, है ना, स्टेबिलिटी हो, बाहर सब कुछ स्टेबल हो, आई फील हैप्पी। जब मैं चाहती तो ऐसा हूं स्टेबिलिटी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा हो, चाहे मेरे थॉट में चाहे बाहर, आई फील अनहैप्पी। सो दिस इज प्रपोजल फॉर हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस फ्रॉम माई साइड। हैप्पीनेस इज इक्वल टू बी इन हार्मनी, अनहैप्पीनेस इज इक्वल टू डिसहार्मनी। व्हाट यू से? आपको क्या लगता है? इज इट ओके? इज इट नेचुरली एक्सेप्टेबल? नेचुरल एक्सेप्टेबल का क्या क्राइटेरिया है? कब हम कहेंगे नेचुरली एक्सेप्टेबल? शब्दों को नहीं बोलना है, हम अपने में एक्सपीरियंस करें। व्हेन आई एम एट ईज सीइंग दिस, दैट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल। तो अपने से पूछेंगे तो एफर्टलेस आंसर आएगा, यस दैट्स इट, यही तो है ना। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखने का, मुझ में एफर्टलेसली आंसर आएगा। नंबर 2, जब मैं उसके साथ, दूसरे के साथ जीऊंगी तो म्यूचुअल हैप्पीनेस। जब मैं शेष प्रकृति के साथ, उसके साथ इंटरेक्ट करूंगी तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, यानी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल लीड इनटू म्यूचुअल फुलफिलमेंट विद ह्यूमन एंड नेचर, दैट्स इट। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने हैप्पीनेस को अभी तक जितना कुछ मान रखा है, जैसे हम कब हैप्पी फील करते हैं, क्या लगता है? और क्या वो ये टू बी इन हार्मनी वाली स्टेट है या कुछ और है? आप कोई भी अपने में याद करके देखिए, किसी भी इवेंट पे जब आपको लगता है कि हाँ, इसको मैं कहूंगा कि ये तो मेरे लिए खुशी का मौका था, ये तो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस थी। बताएं, जब आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ, जब आपको नौकरी लगी, जब आपको कोई रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड मिला, बताइए क्या लगता है? वो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है? ये आसपास कितना बड़ा? एनवायरमेंट वी आर लिविंग, हाँ वही कह रहे हैं। तो इसको देखिए, wherever we are now, अगर सब खुश हैं तो ठीक है, if some are not feeling happy still now, so no meaning of what we are doing. ठीक बात है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जब सब लोग हैप्पी हैं, यानी कि जब चाइना में भी कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, जब रशिया में भी कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, जब पाकिस्तान में भी कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, ऑफ कोर्स यस, है ना। So that, इसका मतलब that is impacting us also, though that Ukraine war and Russian war is True. not happening here, Yes. but that is impacting. yes, Everywhere so when we I go. am working on my happiness, do we consider this expansion? We have to. Have to, but what we are doing?
what we are Sometimes doing. we are lacking. Sometimes we are lacking. And see what is the percentage actually. So when I am trying, when I am efforting for, every moment I am desiring for happiness. और ये हर मोमेंट मेरा क्या प्रयास हो रहा है. जैसे मान लो अभी इस समय अभी अपने को है ना ऐसा लग रहा है कि अभी तो सुखी होना है. क्या प्रोग्राम बनाऊंगी मैं? हाँ जी, घूमने जाने का, मूवी देखने का, चाट पकौड़े खाने का, ये सब प्रोग्राम. एग्जैक्टली. तो ये सिर्फ हम लोग सिर्फ मान रहे हैं कि आसपास सब व्यवस्था हो, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम. इंडिया में रह रहे हैं, बहुत कुछ मान रखा है. बाय डिफॉल्ट मान रखा है. मैं कह रही हूँ लेकिन ये मान रखने से हम में अपने आप में वी आर नॉट एट ईज. इतना सब मान लेने के बावजूद भी है ना, पुराने समय से परंपरा से हमारे यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हमें लोग सौंप के गए हैं, शब्द रूप में, सूचना रूप में. लेकिन हम कंफर्टेबल हैं क्या? ये सदा सच रहो, ये एक मोरल है, हमारे साथ बहुत समय से कैरी हो रहा है. हम कंफर्टेबल हैं क्या? नहीं तो हम अपने बच्चे को ये बताते हैं सदा सच बोलो, और फिर कोई भी आ जाता है घर के दरवाजे पर, फिर हम अपने बच्चे से ही क्यों कहते हैं जाके बोलो पापा नहीं है. और फिर वो बच्चा जब जाके ये कहता है कि पापा कह रहे हैं कि पापा नहीं है, फिर हम बच्चे को उसके बाद उसके साथ कैसा इंटरेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं. देखो ना ये सब क्यों कर रहे हैं. एक तरफ दिखाई दे रहा है कि हाँ सब तरफ व्यवस्था हो, पूरा सब आस पास सब, और एक तरफ देखें तो घर में ही नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि हमने ये सब मान रखा है. सदा सच बोलो, सब व्यवस्था हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना, वसुधैव कुटुम्बकम, सब मान रखा है. ये कुछ रियलिटी है तो सबके लिए एक जैसी होगी ना. फिर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान सबके लिए अलग अलग थोड़ी होगी. और अगर अलग अलग नहीं है तो हम वैसा काम कर सकते हैं, दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं. फिर कोई क्लैश थोड़ी है. लेकिन अभी अपने को ये समझ नहीं आया कि एक्चुअली यही टू बी इन हार्मनी है. अच्छा थोड़ा सोच के देखिए, ये जितने भी कंट्री के साथ में या जितने भी हमारे अपने अगल बगल के स्टेट के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर हमारी फैमिली के बगल में अड़ोस पड़ोस से जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या लगता है उनकी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? सुख की या दुख की? सुख की. तो अगर मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस सुख की है तो मैं ये भी देख पाती हूँ कि मेरे पड़ोसी की, मेरे है ना पड़ोसी राज्य की और मेरे पड़ोसी देश की, ये सभी सुखी ही होना चाहते हैं. तो जब एक जैसी अपनी दोनों की एस्पिरेशन है, हाँ, तो फिर लड़ाई क्यों उससे? हाँ, यस, दे आर नॉट बिहेविंग लाइक अस, दे आर है ना कंडक्टिंग indefinitely. What about us? We are trying this, but sometimes we are also out of control. Sometimes we are also out of control. Sometimes other one's behavior is also like that. भाई कि तो जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तब तो हम उसको बहुत उतना है ना वैल्यू, उतना वेटेज नहीं दे रहे, उतना नहीं उसके लिए चीख पुकार हाय तौबा मचा रहे हैं. लेकिन दूसरा कर रहा है तो 36 का आंकड़ा है उसके साथ में, तो है ना कितनी कहो तो कितना कर्ज कर लें, कितना अब्यूज कर लें, क्योंकि दूसरे ने तो अक्षम में अपराध कर दिया, हम तो ठीक ही जी रहे. हमसे तो कभी कभी हो जाता है, उसको कंसिडर किया जाए. समटाइम्स सिचुएशन इज़ लाइक दैट कि हम अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट सामने वाला नहीं एक्सेप्ट करता, और ये सिचुएशन बार बार रिपीट होती है, फिर उसके बाद हार्मोनी बिगड़ना स्टार्ट होती है. एक हमारे टीचर थे, वो एक बार अपने किसी मित्र के यहाँ गए तो उनके 2 बच्चे थे, कुछ इन बच्चों के एज के ही. हाँ, तो जो बड़ी बहन थी, उनके यहाँ बेटी बड़ी थी और भाई छोटा था. तो जो बड़ी बहन थी वो कुछ 3-4 साल का फ़र्क था. तो उसने जब ये अपने मित्र के यहाँ गए, बाई चांस वो मित्र उस समय थे नहीं, कहीं और गए हुए थे. खैर उनके घर में क्योंकि सब लोग जानते थे तो मैडम ने बुला लिया था सर को, जो हमारे सर थे, उनका स्वागत किया, उनको चाय वगैरह दिया. और तब तक बच्चे भी स्कूल से आ गए दोनों, और आते ही दोनों आपस में कुछ जैसे घरों में होता है, बच्चे लड़ाई झगड़ा करने लग गए. और उसमें वो बड़ी वाली बच्ची ने छोटे वाले भाई को कस के ज़ोर से मार दिया तो बच्चा रोने लग गया, चीखा चिल्ली होने लग गई. और मम्मी भी किचन से निकल के आई, वो लगी हुई थी खाना वाना बनाने में, तैयारी में, स्वागत में. तो वो भी एकदम गुस्से से तिमतिमाती हुई, चिल्लाती हुई निकल करके आई. और फिर जैसे ही उन्होंने सर को देखा, सर से कहा कि देखिए आप इतनी सारी बात करते हैं, इतनी व्यवस्था की, इतनी संबंध की, इन दोनों को कुछ समझाइए.
पूरे समय घर में इसी तरीके से करते रहते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। तो उन्होंने बुलाया उसमें से बड़ी बहन को, हाँ, और पूछा कि भाई तुमने भाई को क्यों मार दिया? तुम भाई को सुखी करना चाहते हो, दुखी करना चाहती हो? तो उसने कहा सुखी करना चाहते हैं। क्लियर कट बताया प्रॉब्लम क्या है। तो बोले जब मारी हो, हाँ, तो क्या हुआ, वो सुखी हुआ कि दुखी हुआ? तो बोले दुखी हो गया। तो बोले कि ये तुम्हारा जो कंडक्ट है इसको क्या कहा जाए, ये ठीक कंडक्ट है, डेफिनेट कंडक्ट है? बच्ची को समझ नहीं आया, कुछ 12-13 साल की बच्ची थी, उसको लगा डेफिनेट कंडक्ट का क्या मतलब, समझ नहीं आया। तो उन्होंने हेल्प करने की दृष्टि से कहा कि बेटा कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो, तुम उसको रोटी दो, हाँ, और वो रोटी खाने के बजाय तुमको रोटी खींच के मारे, क्या कहोगे उसको? तो उसने कहा पागल है, और क्या, रोटी खाना चाहिए कि फेंक के मारना चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो है। तो इसका मतलब जो एक अपेक्षा है, जो एक्सपेक्टेशन है, अगर वो नहीं करता तो इनडेफिनेट कंडक्ट है। आपकी अपने भाई के प्रति, भाई को क्या अपेक्षा है आपसे, आप उसको अगर पूरा नहीं कर रहे हो तो आपके लिए क्या कहा जाए? तो उसने कहा पागल हूँ, और क्या। बच्चे ने आराम से एक्सेप्ट कर लिया अपने लिए कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि नेचुरली जीते हैं बच्चे। जिम्मेदारी से उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये तो गड़बड़ हो रही है, मुझे भी ऐसे ही कहा जाएगा, जो अपेक्षित है वो नहीं कर रही हूँ, सो आई एम लाइक हाँ इंसेन, मैं पागल की तरीके से बिहेव कर ही रही हूँ। लेकिन उसके बाद वो अगली तैयारी के लिए तैयार हो गई, अगले है ना स्टेप के लिए। एंड शी वॉज ईगरली वेटिंग फॉर पापा। पापा आए, दरवाज़ा, घंटी बजी, दौड़ के गई खोलने के लिए। तो दौड़ के खोली और दरवाज़ा खोलते ही बोली कि पापा ये बताओ आप मुझे सुखी करना चाहते हो, दुखी करना चाहते हो? तो पापा ने कहा बेटा सुखी करना चाहते हैं, सुखी करने के लिए तो चप्पल घिस रहे हैं रोज सुबह से शाम तक, है ना। उनको पता नहीं था सर अंदर बैठे हुए उनके मित्र, है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा सुखी करना चाहते हो तो ये बताओ फिर जब तक मुझको डांटते मारते क्यों हो? और अगर डांटते मारते रहते हो तो क्या कहा जाए, आपका कंडक्ट डेफिनेट है इनडेफिनेट है? अब बच्चे की इतनी देर में इतनी तैयारी हो गई, पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई, और फादर को भी ये बात समझ आ गया कि घर में कोई व्यक्ति ऐसा आ गया है ना जो ये शिक्षा संस्कार का काम कर रहा है। उससे इसका थोड़ी देर का इंटरेक्शन हो गया और बच्चे में इतना शिफ्ट हो गया है। अच्छा मैं ये बात यहाँ क्यों कोट कर रही हूँ, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि बच्चा ही इनडेफिनेट कंडक्ट कर रहा है जो कि अभी अनअवेयर है अपने थॉट्स में, उसमें अभी एजुकेशन की कमी है। हम सब भी बीइंग मदर फादर कितनी बार ये डेफिनेट और इनडेफिनेट कंडक्ट चूज नहीं कर पाते, क्या करना है, क्या अपेक्षा है मदर फादर को, नहीं चूज कर पाते। तो हम अपने जीने में हर मोमेंट ऐसी कैजुअलिटी कर रहे हैं, ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई कर रहा है, पास का नेशन कर रहा है, पास का स्टेट कर रहा है, ये बहुत गड़बड़ का है, उससे तो बिल्कुल बातचीत बंद कर देनी चाहिए। तो ये इनडेफिनिटनेस अगर अपने को समझ नहीं आई, पकड़ नहीं आई है, तो जैसे अभी हमारे थॉट में डेली इंटरेक्शन में गड़बड़ी हो रही है, उसके में भी हो रही है। क्या लगता है ये फादर का रोल घर में क्या, डोमिनेशन या सपोर्ट? क्या कर रहे हैं अभी हम? और अगर ये डोमिनेशन का माइंडसेट बना हुआ है, डोमिनेशन मतलब सुख, डोमिनेशन मतलब व्यवस्था, तो यही डोमिनेशन माइंडसेट ही तो उन स्टेट्स का है जो एक दूसरे पर अटैक करके डोमिनेट करना चाहते हैं, अक्वायर करना चाहते हैं। तो माइंडसेट तो वही है ना जो यहां से शुरू हो गया, चाहे वो दूसरे स्टेट की बात हो, चाहे टेररिस्ट की बात हो। ये सब अपने माइंडसेट से एक डोमिनेशन के साथ, एक रूलिंग के साथ, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे ही सब क्यों नहीं सोचते? और ये काम सिर्फ वही थोड़ी कर रहे हैं, घर में हम भी यही कर रहे हैं। तो घर में हम भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है अपने बच्चों के लिए। हमारे जाते ही बच्चों का आपस में बातचीत बंद हो जाना इस बात का इंडिकेशन है। हमारे जाते ही बच्चों का इस बात का वेट करना कि पता नहीं किस मूड में है, बात कही जाए कि ना कही जाए, इस बात का इंडिकेशन है कि हमें देखना पड़ेगा हमारे कंडक्ट में इनडेफिनिटनेस का परसेंटेज कितना ज़्यादा है। एक्सक्यूज़ मी मैम, लेकिन कभी कभी आपको व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो क्या वो भी मिसकंडक्ट हो जाएगा? बढ़िया, इसी सबको तो चुन रहे हैं हम लोग। देखिए मैं दो बात यहाँ लिखना चाह रही हूँ। जब आपने ये प्रश्न पूछा है उसके कंटेक्स्ट में हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दो चीज़ों पर हम रिजॉल्व होना चाहते हैं। एक क्वेश्चन व्हाट से रिलेटेड है, यानी क्या करना है, इसकी क्लैरिटी हो जाए, और दूसरा क्वेश्चन हाउ से रिलेटेड है, यानी कैसे करना है, इसकी क्लैरिटी हो जाए। आपको क्या लगता है
ये दोनों क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, एड्रेस हो जाएं, या किसी एक से काम चल जाएगा? तो व्हाट भी इंपॉर्टेंट है, हाउ भी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों इंपॉर्टेंट हैं तो पहले किससे शुरू किया जाए? क्या है ना, फिर कैसे? तो अब ये मारना है, डांटना है, हाँ नहीं करना है, इसको बनाने के लिए तो ऐसा करना होता है, ये सब जो इशू है ये सेकंड वाला पार्ट है, कैसे करना है, मारे कि ना मारे, ये प्रोग्राम वाला पार्ट है। लेकिन व्यवस्था क्या है ये पहले समझना जरूरी है कि नहीं है? अभी हम कहते हैं व्यवस्था बनाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, तो हम करने वाले पार्ट पर अभी फोकस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, ये भी काम करना है, लेकिन उसके पहले ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये बनना चाहिए, मैम व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है ये समझ आए, फिर देख लेते हैं कि उसमें डांटना मारना कितना इंपॉर्टेंट है, करें कि ना करें। लेकिन पहले इनिशियल क्वेश्चन तो व्हाट से बनेगा ना, क्या की क्लैरिटी हो। क्या की क्लैरिटी का मतलब ही है वैल्यू एजुकेशन। और कैसे की क्लैरिटी का मतलब है जो भी स्किल एजुकेशन है या जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है वो सारा क्या की कैसे की क्लैरिटी है, प्रोग्राम की क्लैरिटी है। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है ये जैसे आप ये बताओ, जितने ये एक्सप्लोजिव्स हैं जो बॉम्ब बन रहे हैं, जिसमें हमारे भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ये जितने युद्ध हो रहे हैं, जितना डिफेंस मैकेनिज्म है, ये जो सब कुछ ये हाउ टू डू हम लोग कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या लगता है ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है? बॉम्ब बनाना, सेना तैयार करना, सेना को है ना खड़ा कर देना मरने मारने के लिए, क्या ये सब नेचुरल एक्सेप्टेंस है? ऐसा करते हुए हम अनकंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन अभी हमने ये मान लिया है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी और ने डिसाइड कर दिया है ये एक्सप्लोजिव्स बनाना जरूरी है, क्योंकि हम उसको कॉपी कर रहे हैं। किसी एक नेशन के पास में तो इतने एक्सप्लोजिव्स हैं कि वो 36 बार दुनिया को खत्म कर सकता है, क्योंकि उसने ये क्लेम कर दिया, और है ये क्लेम नेशन का। किसी एक नेशन ने क्लेम कर दिया है कि वो 36 बार पूरी दुनिया को खत्म करने की कैपेसिटी में एक्सप्लोजिव्स रखता है। क्या लगता है उसका ये वाइज डिसीजन है? क्यों नहीं है? कंपटीशन बढ़ा रहा है, नंबर 1, लोगों को है ना रॉन्गली मोटिवेट कर रहा है, नंबर 2, और क्यों लगता है ये वाइज डिसीजन नहीं है? डिस्ट्रक्टिव है, और कोई भी खुश नहीं होगा। ठीक बात है। ये 36 बार क्यों बना रहा है? ये 36 बार दुनिया को विध्वंस करने की तैयारी क्यों? एक ही बार में दुनिया खत्म है, अब ये बाकी 35 टाइम्स मोर क्यों? जस्ट टू डोमिनेट, दिस इज द टेंडेंसी। इसमें रिसोर्सेज का भी नुकसान है, इसमें लोग भी दुखी परेशान हो रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ दैट टेंडेंसी ट्रिगर है कि 36 बार का वो डर क्रिएट करना है, वो डोमिनेशन की टेंडेंसी है ना। तो इसलिए अपने को लगता है कितना मूर्ख है, एक ही बार में भैया खत्म हो जाए। दूसरी चीज, जब एक बार में दुनिया खत्म होगी वो बचा रहेगा, इसीलिए ये भी देखने की बात है। ये भी बहुत वाइसफुल डिसीजन नहीं है। मरने मारने का कार्यक्रम कर रहे हो, तुम्हारी अपनी सस्टेनेबिलिटी कैसे बचेगी उसमें? हम क्या चाहते हैं, मरना मारना या जीना? अब हमारा कार्यक्रम क्या बने, हम उस मरने वाले को कॉपी करें, मरने मारने वाले को, या जीने की तैयारी करें? क्या कर रहे हैं? वो 36 बार की तैयारी के साथ है, 5 बार की तैयारी हमारी भी है। किसकी? मरने मारने की। 36 बार तैयारी कर रहा है, हम बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, क्या पागलपंती कर रहा है, बेवकूफों जैसा, है ना। हम जानते हैं कि जीना है, हम कहते हैं हमको तो पता है। क्या पता है? 5 बार तो आप भी तैयारी कर रहे हो, 4 बार पड़ोसी नेशन भी तैयारी किए बैठा हुआ है। ये सब तैयारी के पीछे, ये सब जो ये हाउ टू डू कर रहे हैं, इसके पीछे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इतना ही देखने को है कि यहां अभी कुछ बहुत फर्म नहीं हुआ है कि जीना है। इसलिए हमारी जो तैयारी है वो वैल्यूज के साथ में अलाइंड नहीं है, पर्पस की क्लैरिटी के साथ अलाइंड नहीं है। तो जो भी अमेरिका, जापान, चाइना तय कर दे रहा है, हम भी वही करने लग जा रहे हैं।
क्या केवल ये एक्सप्लोजिव्स में, क्या केवल वेपन्स में, या हमारे सारे डिसीजन वहीं से हो रहे हैं? बताइए। तो आप अपने खाने को आप डिसाइड कर रहे हैं, आप अपने पहनावे को आप डिसाइड कर रहे हैं, आप अपनी भाषा को आप डिसाइड कर रहे हैं। एक्सीलेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, बहुत जबरदस्त। ये सोचने की बात है ना। ये ट्राउजर्स पहनना है, ये किसने तय कर दिया? क्योंकि हमारा फोकस ही कैसे वाले पार्ट पर है, तो कपड़े को कॉपी कर लेंगे। कैसे करना है पूछेंगे नहीं, कपड़े का पर्पस क्या है? पूछ के देखिए कपड़े का पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन। तो हमारी कंडीशन में, हमारे अपने जो वेदर कंडीशन है, उसमें ये ट्राउजर्स का थिक क्लोथ ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है या हार्म करता है? सीवियर हार्म है, पर्टिकुलरली उस पॉपुलेशन को, है ना, जिसके लिए हमने पहले मेल के लिए ये ट्राउजर्स तैयार किए थे। एंड नाउ अंडर दैट टेम्परामेंट फीमेल्स ऑल्सो। क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। हमने मान लिया है कि ये जो इंडियन ट्रेडिशनल जो हमारे कपड़े हैं, ये तो सब मतलब पुराना बैकवर्डनेस। अभी देखो ना, आप अपने यहाँ सिस्टम में जो चीजें आपके सिस्टम में थी, मैं ये नहीं कह रही कि जो फॉरेन कल्चर है या जो वेस्टर्न कल्चर है वो खराब है। वो कल्चर वहां की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है ना, वहां के लिए सूटेबल है। उनके कपड़े उस जगह के लिए सूटेबल है, उनके कपड़े आपके लिए नहीं सूटेबल है। आप कंडीशनड होकर के उसको ऑप्ट कर रहे हो। आप बताओ, आपके यहाँ जो खाने पीने बैठने का तरीका था, जमीन पे बैठ के खाने का तरीका, हेल्थ के लिए वो ज्यादा अच्छा था या डाइनिंग टेबल? आप क्यों शिफ्ट हो गए? एंड नाउ वो वेस्टर्न कल्चर जो इस बात को अब समझ रहा है धीरे धीरे थ्रू एजुकेशन, दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स। आप हर जगह देखोगे, आपने अपने कल्चर को अंडरमाइन कर लिया। मैं बार बार कह रही हूं, मैं कल्चर के लिए यहां पर सपोर्ट करने नहीं आई हूं। मैं कह रही हूं जो टेंडेंसीज बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं। हम फिल्टर नहीं कर पा रहे कि कौन सी टेंडेंसी एक्चुअली हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, कौन सी टेंडेंसी हम अननेसेसरी कंडीशनिंग के साथ में ऑप्ट कर रहे हैं। तो क्या खाना है कैसे तय होगा? खाने का पर्पस क्या बताएं? शरीर का पोषण। अब दिन भर में जितनी बार खा रहे हैं, कितनी बार हमको यह ध्यान रहता है कि शरीर का पोषण? और जब भी नहीं ध्यान रहता तो आप ये बताओ, जो खाना खाते हैं, जो शरीर का पोषण ध्यान नहीं रहता, टेस्ट ध्यान में रहता है, तो वो टेस्टी खाना कम की ज्यादा? इसीलिए आवश्यकताएं अनंत है, क्योंकि पर्पस के लिए नहीं खा रहे ना, अब टेस्ट के लिए खा रहे। क्योंकि लगातार टेस्ट से सुख होना है, ऐसा मान लिया है कि टेस्ट में सुख है, इसलिए लगातार और अच्छा, बढ़िया बढ़िया वैरायटी, ज्यादा ज्यादा। और जब ये बढ़िया बढ़िया और ज्यादा ज्यादा, तो स्वस्थ रहेंगे, बीमार पड़ेंगे? तो क्लियर है ना। आप अगर हार्मनी को नहीं समझ पाए ना, व्यवस्था को नहीं समझ पाए, व्यवस्था का मतलब ही है टू बी क्लियर अबाउट व्हाट, क्लैरिटी ऑफ व्हाट। तो अगर खाने का पर्पस नहीं पता है, खाने की व्यवस्था नहीं पता है, तो आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है। और नहीं डिसाइड कर पाएंगे तो फिर खाने का जो शरीर के साथ इंटरेक्शन है वो स्वास्थ्य के अर्थ में होगा या अस्वस्थ करने के लिए होगा। ये सब हम विटनेस ही कर रहे हैं अभी आज के डेट में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है व्यवस्था को समझना। शरीर की अपनी कोई व्यवस्था है, मेरी अपनी कोई व्यवस्था है। मैं डिसीजन ले रही हूं शरीर के लिए या शरीर अपने आप डिसीजन ले रहा है? अभी तो हमको लगता है क्या करें, दिल मानता नहीं, जबान मानती नहीं, जबान पे कंट्रोल नहीं होता। ये कंट्रोल जबान का है कि अपना है? किसका कंट्रोल है? मैं कंट्रोल करूंगी या जबान? मैं करूंगी। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अब मैं ये बॉडी हूं या कुछ अलग हूं? क्वेश्चन है, पर समझ ही नहीं आ रहा।
ऐसे ही लगता है यही बॉडी, यही जबान, यही हाथ, यही पैर, यही मैं हूं। तो मैं हूं कोई, मैं डिसीजन मेकिंग कर रही हूं, ये जब तक समझ नहीं आएगा तब तक शरीर को मान करके, है ना, शरीर के लिए बड़ा सारा काम करते रहते हैं और अव्यवस्थित जीने का अपना कार्यक्रम बनता रहता है। तो इसलिए अगर ये समझ नहीं आ रहा कि व्यवस्था क्या है, शरीर क्या है, मैं क्या हूं, इंडिविजुअल क्या है ना, नहीं समझ आ रहा, तो बाय डिफॉल्ट हम यहां फंस जाते हैं। फिर हमको ये अंतर विरोध के साथ या व्यवस्था के साथ जीना ही पड़ेगा। चाहेंगे कुछ और, होएगा कुछ और। तो स्वास्थ्य चाहेंगे, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार आप कहेंगे स्वास्थ्य चाहते हैं। सुबह दोपहर शाम जब भी पूछूंगी आप कहेंगे स्वास्थ्य चाहते हैं। लेकिन सुबह दोपहर शाम प्रोग्राम जो बनेगा वो सब टेस्ट का बनेगा, क्योंकि व्यवस्था का पता नहीं, क्योंकि पता नहीं है कि खाना किस लिए, पर्पस क्या है खाने का। सो आई जस्ट विश आप हर डिसीजन के पहले पर्पस पूछो अपने से। इट विल बी, है ना, हेल्पफुल टू मेक यू क्लियर अबाउट पर्पस क्या है, पूछो। और फिर आप गड़बड़ नहीं करोगे, बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग पर्पसफुली। तो आप स्पष्ट होकर क्लैरिटी के साथ करना चाहते हैं। फिर से पूछ लीजिए अपने से, मेरी बात मत मानिए। वॉन्ट टू बी क्लियर और वॉन्ट टू रिमेन इन डाउट। स्पष्टता चाहते हैं या अस्पष्टता? तो आप ही चाहते हैं, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही, मैं इंजेक्ट नहीं कर रही हूं, आप ही चाहते हैं। लेकिन एजुकेशन में स्पष्टता के लिए अपने पास स्कोप ही नहीं है। तो जो भी किसी सिस्टम से पता लग गया है, कहीं से हमने बोरो कर लिया है, हम उस एजुकेशन को फ्लरिश किए चले जा रहे हैं। मैं कह रही हूं किसी भी क्वेश्चन के सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं ये तो पूछ सकते हैं ना। तो एनी ऑफ द सिस्टम, एनी ऑफ द कल्चर that varies, maybe, है ना, useful for a particular group, a particular sect, but when I am going to apply this, let us be sure, is it purposeful? आप बताओ, why we are opting, why we are choosing language English? Is it purposeful? ऐसा नहीं कह रही कि इंग्लिश बोलने वाले सब गड़बड़ हैं, लेकिन इंग्लिश क्या है, पर्पस क्या है इसका, लैंग्वेज का पर्पस क्या है? To communicate. So whichever language is purposefully doing communication, that is okay ना। अब मैं अपने परिवार में अंग्रेजी बोलूं कि हिंदी बोलूं, मुझे क्लियर है ना, मैं क्यों परेशान हो रही हूं इस बात को लेके। मैं आपके साथ क्या बोलूं, अंग्रेजी बोलूं कि हिंदी बोलूं, मुझे क्लियर है ना, बाइलिंगुअल, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है, वो हो पा रहा है। मैं क्यों परेशान हूं कि नहीं अंग्रेजी ही बोलना है? वाई? अभी देखो, अगर हम अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी के साथ में, है ना, इतना बात नहीं कर पाते, कितना फोर्स करते हैं उनको अंग्रेजी बोलने के लिए, ओनली विद दैट कंडीशन कि नहीं अंग्रेजी सुप्रीम है, अच्छी है, एडवांस है, मॉडर्न है, इंपॉर्टेंट है। तो यही कह रही हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो वैल्यू हमने दे रखी है, ये एक्चुअली व्यवस्था समझ के दी है, कुछ नेचुरल है, या हमने अननेसेसरी कंडीशन माइंड से कुछ चीजों को वैल्यू दे दी है? ये इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश खराब नहीं है, कोई भी लैंग्वेज खराब नहीं है, बट द पर्पस इज टू कम्युनिकेट। इफ इट इज हैपनिंग, वेल एंड गुड। इफ इट इज नॉट हैपनिंग, नीड टू रिव्यू, ठीक कर लो। संबंध में व्यक्त होना है, एक्सप्रेस होना है, लैंग्वेज विल वर्क देयर, वहां काम करेगी। अगर एक्सप्रेशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो ठीक कर लो ना। अभी तो देखिए, जब अब इस माइंडसेट के साथ बच्चों को तैयार कर देते हैं ना, तब वो बच्चे पीटीएम में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ले जाने से हिचकते हैं अपने स्कूल में। क्यों? लैंग्वेज हिंडर करेगी ना। उनको ये लगता है हम लोग तो बहुत बैकवर्ड मान लिए जाएंगे अगर मेरे दादी बाबा चले गए और अपने ये रीजनल लैंग्वेज में बोल दिया, हाँ क्या समझेंगे स्कूल वाले। सो दे वांट टू हाइड, दे आर इन कांस्टेंट फियर कि ये हमारे यहाँ की जो ये है ना बैकवर्डनेस है सो कॉल्ड, जो उन्होंने अपने में अज्यूम कर रखी है, ये कहीं लोग जान ना जाए। आप देखो हर मोमेंट ये अनहैप्पीनेस के लिए कितनी सारी चीजें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। वो बच्चा जिस ग्रुप में, जिस पार्क में खेल रहा होता है ना, अपने दादी बाबा को बोलता है आप वहां आके मत बैठना। क्यों बोलता है? वो मम्मा को क्यों बोलता है मम्मा ये वाली ड्रेस पहन के मत आना, वो वाली पहन के आना? क्यों? कुछ एजम्पशंस हैं उसके, और उस एजम्पशन के साथ में वो चाहता है आप वेस्टर्न ड्रेस पहन करके आओ हमारे स्कूल में, नहीं तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, साड़ी वाड़ी पहन के चली आई आंटी टाइप बन के। तो अभी पर्पस नहीं क्लियर है, तो हम लोग बार बार इस तरह के एजम्पशंस के साथ डेली इंटरेक्शन में एक दूसरे के साथ में ऐसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और उसका जो अनप्लीजेंट फ्लेवर है वो बार बार देख रहे होते हैं।
और फिर बार बार ये स्ट्रगल चल रहा होता है। बच्चे आजकल के ना सब पिज्ज़ा और जंक फूड पे शिफ्ट हो गए। अभी पर्पस क्लियर नहीं है तो वो पिज्ज़ा जंक फूड पे शिफ्ट हुए हैं, आप चाट पकौड़ी में समोसे में अटके हुए हो। प्रॉब्लम तो वैसी ही है ना। हाँ, बच्चा चॉकलेट के लिए जिद कर रहा है तो हमको लगता है कि वो अनड्यू डिमांड कर रहा है, कितनी गड़बड़ है ना, सब खराब करेगा, गड़बड़ करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, है उसका संस्कार खराब होगा। और हमारी सैंडल्स की संख्या नहीं तय हो पा रही है, कितनी सैंडल्स होंगी। उसको भी बार बार ऐसा लगता रहता है कि आप कौन सा ठीक ठीक डिसाइड कर पा रहे हो। तो अगर व्यवस्था की समझ नहीं है तो ऐसे चल के इन सब इश्यूज के साथ में हम खुद में अव्यवस्था में हैं और परिवार में भी ऐसी अव्यवस्था के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। यही कॉन्फ्लिक्ट है हमारे और आगे वाली जनरेशन के बीच में। उसको कुछ चीजें लगती हैं कि हाई प्लेस्ड है, हमको कुछ चीजें लगती हैं, और ये दोनों ही चीजें नेचुरल नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल कुछ नेचुरल जगह तक नहीं जाएंगे ना, तब तक ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट बनी रहेगी। तो अब अपने को देखना है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट के साथ में कंफर्टेबल है, लेट इट गो लाइक दिस ओनली, और वी हैव टू कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो इंप्रूव करने की जगह ही सिर्फ इतनी है, इसके बारे क्लियर हो जाना। इसीलिए कह रहे हैं कि ये वैल्यू एजुकेशन, ये एजुकेशन के लिए कंपलसरी है या मतलब ऑप्शनल है, चूज करें या ना करें। क्या लगता है, वैल्यू एजुकेशन एलिमेंट इज इट कंपलसरी, होना ही चाहिए, या फिर चॉइस है? अभी क्या किया है? अभी हमने कह रखा है कि ठीक है, कोई कर ले तो कर ले, कोई चला दे तो चला दे, हैं? इट इज मस्ट। इसके साथ ही फिर दूसरा वाला पार्ट डिसाइड होगा कैसे करना है, अदरवाइज डिसाइड ही नहीं होगा, है ना। ये ट्राउजर्स ही पहनने का डिसीजन हमने नहीं लिया है, ये फटी ट्राउजर्स पहनने का डिसीजन ले लिया है। ये फटी ट्राउजर्स और ये जो सिली ट्राउजर्स है, इन दोनों में महंगी कौन सी है? क्या कर रहे हैं? हैं? अगर शरीर की सुरक्षा और प्रोटेक्शन के लिए पहनना है तो फटा कपड़ा की सिला हुआ? आप पहले सिलते हैं, फिर फाड़ लेते हैं, फिर पहनते हैं। क्या कर रहे हैं? हैं? So this is to be reviewed। जब तक व्यवस्था समझ नहीं आएगी, जब तक पर्पस समझ नहीं आएगा, जब तक राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल्स करते रहेंगे, ऐसे परेशान होते रहेंगे। इसलिए व्यवस्था समझना जरूरी है, इसीलिए वैल्यू एजुकेशन जरूरी है, इसीलिए हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए वैल्यू बेस्ड पढ़ाए, है ना। तो ये मैथ्स में हम ये जोड़ घटाना गुणा भाग ये पढ़ा सकते हैं वैल्यू के साथ भी एंड विदाउट वैल्यूज भी, व्यवस्था समझ के भी और बिना व्यवस्था के भी। तो एक के पास में इतने पैसे थे, उसका है ना कोई एक साथी उससे ले गया, उससे वापस नहीं किया उसने, या फिर उसके उतने पैसे चोरी हो गए, क्या बचा? ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हैं जैसा अभी बन ही रहा है, कितना हानि हुई। एक हम ऐसा भी बना सकते हैं हाँ कि उसके पास में इतने पैसे थे, उसके दोस्त को आवश्यकता थी, उसने उससे है ना संबंध में उसको मांग लिया और उसने स्वीकार किया देना, दे के दोनों ने एक दूसरे को हेल्प की। अब बताओ अब ओनर के पास कितना बचा? उसी क्वेश्चन को आप वैल्यू बेस्ड फॉर्म में भी दे सकते हो ना। अभी जितना मैनेजमेंट कोर्स हम पढ़ाते हैं, ये मैनेजमेंट, इसमें डोमिनेशन या रिलेशनशिप, और ये मैनेजमेंट विद डोमिनेशन ही होगा या मैनेजमेंट विद रिलेशनशिप भी हो सकता है? हो ही सकता है। आप अपने घर का मैनेजमेंट कैसे करते हो, डोमिनेशन से कि रिलेशनशिप के साथ? तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करना है तो हमारे पास दो चॉइस है ना, एक वैल्यू बेस्ड और एक विदाउट वैल्यूज। जब हम विदाउट वैल्यूज कर रहे हैं तो अपने में दुखी हैं, क्योंकि हम वैल्यूज के साथ जीना चाहते हैं, व्यवस्था के साथ जीना चाहते हैं। जब इंप्लीमेंट करते हैं तो दूसरा भी दुखी होता है। जब हम वैल्यूज समझ पाते हैं तो हम अपने में पहले तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर जब दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए, अभी मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स आगे चल के मेंशन करूंगी अलग अलग सेशंस में, आप देखिएगा वहां कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हो ही सकता है, हमको समझ में तो आए तो कर ही सकते हैं, है ना। तो इस पर हम लोग और बात करेंगे। हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। एक्साइटमेंट हैप्पीनेस नहीं है, जैसा अभी आप कह रहे थे, एक्साइटमेंट मोमेंटरीली है ना। तो ये चलिए बढ़िया बढ़िया कुछ बनाया जाए, खाया जाए, घूमा जाए, मूवी देखी जाए। क्या लगता है ये मोमेंटरी एफर्ट्स हैं या ये कंटिन्यूअस किया जा सकता है?
तो ये मोमेंटरी एफर्ट्स को अभी हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब खुशी होना है तो कोई पार्टी करते हैं, क्या लगता है ये पार्टी की कंटिन्यूटी हो सकती है? तो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस के लिए पार्टी या कुछ और? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस के लिए नई नई शॉपिंग या कुछ और? लेकिन अभी हमको समझ नहीं आ रहा कुछ और क्या है, तो हम यही सब कुछ हाथ पैर मार रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, जब ये पार्टी के लिए शॉपिंग करते हैं, उसके लिए पहले तो खूब सारा मन बनाते हैं, सारी सर्फिंग करते हैं दुकानों की, ऑनलाइन, दुनिया भर का, फिर खरीद करके लेके आते हैं। ये सारा एफर्ट करते हुए कंफर्टेबल रहते हैं या थकते हैं? ये शॉपिंग से लौट करके आना, ये कंफर्टेबल रहता है या लौट करके आते हैं तो कहते हो माय गॉड एकदम एग्जॉस्ट हो गए दौड़ते दौड़ते? तो आप देखेंगे तो शॉपिंग से लौटने के बाद एग्जॉस्ट हुए, लेकिन वो फिर वो एक्साइटमेंट बना रहता है, चलो ये कपड़ा पहनेंगे फला दिन। जब वो पहन करके जाते हैं तो क्या लगता है आपका, ये कंटिन्यूटी ऑफ उस कपड़े के साथ में ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्साइटमेंट बनी रहती है या वो शिफ्ट होती रहती है? जैसे आपके कपड़े को देख के किसी ने कह दिया वाओ, है ना, और किसी ने कहा माय गॉड ब्लू। अब ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है या कंटिन्यूअस है? आपने तो ऐसे ही प्रोग्राम बनाया, इतनी मेहनत से जोड़ करके लाए थे इतना, हाँ, कोई एक ड्रेस, उस ड्रेस को पहन करके गए, क्या ये श्योर है कि उसके साथ में अप्रिसिएशन ही मिलेगा थॉरोली लगातार? और जैसे ही क्रिटिसिज्म हुआ वैसे ही दुखी हो गए। अभी तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिससे कंटिन्यूटी में हैप्पीनेस मिल सके। और इतने सारे इस प्रोग्राम के बाद में जब लौट करके आते हैं, आपको कंटिन्यूटी में हैप्पीनेस चाहिए, क्या वो जो ड्रेस, जो पार्टी वियर आपने खरीदा है, कंटिन्यू कर सकते हैं घर पे भी पहने रहने का? पहला काम होता है पहले ये कपड़े हटाओ क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं थे। आप देखियो, आप तो घर में जो कपड़े पहनते हो जो कंफर्टेबल हो, हैं, वो बहुत अलग रहते हैं उनसे। पर हमको समझ नहीं आता कि कपड़ा किस लिए, पर्पस के लिए यानी कंफर्ट के लिए, या फिर उससे कुछ रिकॉग्निशन पानी है। और रिकॉग्निशन तो कंटिन्यूअस, सम्मान तो कंटिन्यूअस। कौन सा कपड़ा पहनूं कि कंटिन्यूअस हो जाए, सोचना पड़ेगा। So all these efforts which we are making merely for excitement, that is not working for happiness, it's true. So this is urgently needed कि समझो भैया कंटिन्यूटी कहाँ से होगी। ये बहुत सारा खरीदारी करके, बहुत सारा जुटा के, कमा के तो कुछ हो नहीं रहा। क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, उस क्रिकेट के मैच में बॉलर बॉल डालता है और विकेट उड़ जाती है और वो जोर से जो आउट चिल्लाता है, क्या लगता है हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है? आप भी कूद जाते हो लेकिन सोफे पे से उछल जाते हो, हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं अपनी टीम के साथ जोड़ रखा है अपनी प्रेस्टीज, अपना सुख, अपना दुख, सब। इसीलिए जैसे ही वहां पर हिप हिप हो रहे होता है, आप भी एकदम कूदने लग जाते हो। और उसी समय एम्पायर का अगर हाथ कुछ ऐसा नो बॉल पे चला जाए, फिर क्या होता है? तुरंत ही तो एक पॉजिटिव एक्साइटमेंट, सोफे से कूद गए, दूसरा नेगेटिव एक्साइटमेंट। ये एक्साइटमेंट एक्चुअली मोमेंटरली ही है, इसलिए नेचर में इसके कंटिन्यू होने का प्रोविजन ही नहीं है। आप सोच के देखो, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कोई भी एक्साइटमेंट क्या कंटिन्यू हो सकता है? तो बहुत रोना धोना भी कंटिन्यू नहीं कर सकते आप, भले आप कितना भी दुखी हो, नेचुरली नहीं। और बहुत ये हा 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 ये हंसना भी, ये भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो कौन सी स्थिति है जो हम कंटिन्यू कर सकते हैं? व्यवस्था की स्थिति है ना, हार्मनी की स्थिति। उस स्थिति को समझना होगा कि नहीं। अभी तो हमको लगता रहता है कि ना स्माइल करो, हम क्या देते हैं, सजेस्ट करते हैं, सी मेंटेन स्माइल ऑन योर फेस, दैट विल मेक यू हैप्पी, इज इट? अपने घर में आपके हस्बैंड से लड़ाई हो रही हो, कोई आता है घंटी बजती है, हस्बैंड और आप जो दोनों ही लड़ाई की मुद्रा में थे, एकदम स्माइलिंग फेस के साथ पहुंच जाते हैं, वेलकम करते हैं। आने वाले को क्या लगता है, कितना अच्छा पेयर है, कितने अच्छे से रहता है। जब भी मिलने जाओ एकदम स्माइलिंग फेस, है ना। उसके आने के पहले घर में क्या हो रहा था ये आप ही जानते हैं, है ना। तो क्या ये जो फेस की स्माइल या ड्राइंग रूम स्माइल इसको बोलते हैं, ये एक्साइटमेंट है या फिर हैप्पीनेस है? एक्साइटमेंट है, फॉर अ मोमेंट यू ऑप्टेड दैट,
बट इट इज नॉट नेचुरल। उस समय भी आप अंदर अंदर ऐसा फील कर रहे होते हैं दोनों ही लोग कि ये जाएं, इसके बाद हमारा फिर वो जो चल रहा था पहले वो पहले निपटना चाहिए, वो पहले ठीक होना चाहिए। वहां कुछ, हाँ एक्चुअली आप व्यवस्था चाहते हैं और उसके लिए बार बार आप अपने मन में, है ना, बनाते रहते हैं वो ठीक होना चाहिए, वहां ठीक होना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता तो अव्यवस्थित भागीदारी करते रहते हैं। ये जो ठीक होना चाहिए ये स्माइल से ठीक नहीं हो गया, ये दिख गया, लेकिन क्या ये बेलन और खड़ताल बजाने से ठीक हो रहा है? वहां भी तो नहीं ठीक हो रहा, तो करें क्या, है ना? इसलिए इसको समझना जरूरी है। ये मेरे और उसके बीच में दूसरे के साथ व्यवस्था है, कुछ संबंध, कोई व्यवस्था है, संबंध में जीना कुछ व्यवस्थित भागीदारी है, ये समझना होगा, एजुकेशन का एक पार्ट होगा, इसलिए इस पर बात कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही एक शब्द आया प्रॉस्पेरिटी। अभी बस केवल एक आपको ग्लिम्स दे करके फिर आगे बात करेंगे, व्यवस्था की और बात करेंगे डिटेल में। जैसे आपके घर में जब बच्चे का जन्म होता है, क्या लगता है वो हार्मोनियस स्टेट होती है या एक्साइटमेंट की स्टेट होती है? बच्चे का आगमन क्या लगता है? आप सोच के देखिए, जो खुशी बच्चे के तुरंत आने पे हुई क्या वैसी ही बनी रहती है उसके पूरे, जब तक वो रहता है आपके साथ में? बदलती रहती है। सो दैट वाज मियरली एन एक्साइटमेंट। जब आपके घर से कोई विदा होता है, शरीर छोड़ता है, जिसमें आप बहुत रोते चिल्लाते हैं, क्या लगता है वो स्टेट क्या है? दैट इज टू एक्साइटमेंट। क्योंकि आप दोनों ही स्टेट में बने नहीं रहते, कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, तो जांचने का पैरामीटर सिर्फ इतना है, वो चीज जो कंटिन्यू हो पा रही है वो व्यवस्था है, अदरवाइज कुछ एक्साइटमेंट है। देखिए आप दिन भर में कितना काम एक्साइटमेंट के लिए कर रहे हैं और कितना काम व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, आपको दिखेगा कि राइट अंडरस्टैंडिंग का पर्पस परसेंटेज कितना है और बाकी अदरवाइज जीने में कितना कर रहे हैं, है ना? क्या लगता है ऑन एन एवरेज अभी व्यवस्था के लिए, पर्पस समझ आ जाए, इसके लिए कितना काम कर रहे हैं परसेंटेज वाइज पूरे दिन में? 50%। ठीक है, तो कह रहे हैं 50% तो कम से कम व्यवस्था समझ में आ जाए। अभी देखेंगे आगे उसको और रीवैल्यूएट करेंगे, बट शी इज डिसाइडिंग फॉर 50%। इसका मतलब 50% सुख के लिए, बाकी अदरवाइज सुख दुख दोनों, है ना? बाकी और लोग भी देख लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक व्यवस्था समझ आ जाए, पर्पस समझ आए। कितनी बार क्वेश्चन बनता है मेरा कि मैं जो कर रही हूं क्या पर्पस है इसका, क्यों कर रही हूं, मैं जो बोल भी रही हूं, मैं जो बात भी कर रही हूं, क्या पर्पस है? क्या लगता है ये जो शब्द है, ये जो भाषा है, ये जो आपके, है ना, बॉडी है, ये जो सेंसेशंस हैं, इन सब की नेचर में कुछ यूज है या वर्थलेस है? कितना पर्पस के साथ हम भाषा को यूज करते हैं आप देखिए। तो दिन भर में जितनी बात आप करते हैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से, अपने परिवार वालों से, देखिए उसमें कितनी बात होती है, क्या क्या बात होती है? तो ज्यादातर ये बात होती है कि अब ये कपड़े खरीद लो, इस जगह घूमने चलते हैं, है ना, कितने मार्क्स आए, इस तरीके की बात होती है, या फिर संबंधों में भाव क्या है, व्यवस्था क्या है, ये समझ आ जाए, इस पर बात होती है। कितनी बार बच्चों से आपने ये पूछा कि बेटा ये सम्मान जो जरूरी है ये क्या है, ये विश्वास जो जरूरी है ये क्या है? कितनी बार पूछा आपने? जबकि बहुत बार आज क्या खाओगे ये पूछा होगा है ना? तो अभी हम उसके लिए ले दे करके सिर्फ अभी सुविधा, सामान, हाँ, वहां से वो सुख डिराइव कर ले, वहां से तृप्त हो जाए, कुछ कमी ना रह जाए, वो कर रहे हैं, या संबंध पे भी कुछ काम कर रहे हैं? उसके लिए फीस नहीं होती है तो हम बहुत परेशान होते हैं। हम हस्बैंड वाइफ बराबर बात करते हैं, बच्चे की फीस अरेंज करनी है, उसमें ये सम्मान की परख नहीं हो पा रही, संबंध की परख नहीं हो पा रही, कितना परेशान होते हैं माँ बाप के तौर पर। अच्छा, और ये परेशानी देता बहुत है, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, उसके लिए काम नहीं करते। हमारे पड़ोस में एक अंकल आंटी रहते हैं, बैंक में हायर पोजीशन से रिटायर हुए। मैं बार बार इस बात को कई बार बता चुकी, मेरी अपनी ही बात है उनके साथ में। तो उनके 2 लड़के, और दोनों ही लड़के बड़ी अच्छी एजुकेशन के साथ, बढ़िया एकेडमिकली बहुत अच्छे, उन पर उन्होंने काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर किया था, और फिर फर्दर वो लोग अब्रॉड सेट हो गए। उन्होंने शादी वादी भी वहीं कर ली। अब ये अंकल आंटी पार्क में आके रोज शाम को बैठते हैं, हम लोग भी जाते हैं, बातचीत होती रहती है। तो एक बार मैं अंकल से पूछ रही थी, होली आने वाली थी, और मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा अंकल काफ़ी टाइम अपना आपने व्यतीत किया है, एक अच्छी लाइफ जी है पूरी, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन होगा अपने अचीवमेंट्स, अपने अकम्पलिशमेंट्स से। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा है। तो
मैंने जो चाहा है ना वैसी अपनी प्रोग्रेस डिसाइड की है। मैंने बचपन से खूब अच्छी पढ़ाई में एकेडमिकली अच्छा रहा, ग्रोथ किया, बैंक में हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचा, बच्चों के लिए भी बेस्ट पॉसिबल जो भी एजुकेशन थी सभी अभी सेट हो गए। मतलब उन्होंने सारे अपनी जितने भी ये फिजिकल वर्ल्ड में ग्रोथ हुई है उसको खूब ग्लोरीफाइड वे में बताया। तो मैंने कहा फिर तो आपको खूब संतुष्टि होती होगी अपने लाइफ से। बोले संतुष्टि तो होती है, बस तुम्हारी ये आंटी को देख के ना कभी कभी थोड़ा परेशान होता हूँ क्योंकि ये दुखी रहती है। तो मैंने कहा क्यों आंटी, क्यों दुख, क्या किस बात का, आपको किस बात का दुख है? तो बोले आंटी तो नहीं कुछ बोल रही थी, चुप बैठी थी, वो बोलने लग गए कि बेटा बच्चे आते नहीं है वहाँ से और इनको बार बार ये दुख रहता है कि बच्चे आते नहीं है फ्रीक्वेंटली मिलने के लिए। जो भी पोते होते हुए हैं वो तो वहीं हो गए, तो ये अभी तक देखी नहीं है इनको, सिर्फ वो व्हाट्सएप पर वो वीडियो कॉल करा के ही बच्चों को इन्होंने देखा है। तो ये उस बात से बहुत दुखी रहती हैं। और जब वो ये कहने लग गए तो वो आंटी ना शी वॉज इन टीयर्स, वो बिल्कुल रोए चली जा रही थी। मैंने भी अननोइंगली पूछ दिया, हमने कहा होली तो आने वाली है, होली पे बुला लीजिए, है ना, होली पे आ जाएंगे सब लोग मिल लेंगे। तो कहने लगे अरे बेटा कई बार बोला है, हर फेस्टिवल पे हर उस पे तो कहते हैं बुलाते हैं, पर वो लोग ये कहते हैं कि क्यों बुला रहे हैं, क्या चाहिए बताइए, हम भेज देते हैं ना आपको यहाँ से, है ना, आप बताओ। वो कहते हैं मेरे पास बताओ क्या कमी है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि सामान भेज दो या पैसा भेज दो, खूब है, भगवान ने खूब दे रखा है, हमें किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन इनको कैसे समझाऊं, इनको देखने का मन कर रहा है, इनको बच्चे के साथ में जीने का मन कर रहा है, पोते के साथ में जीने का मन कर रहा है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा उनसे, मैंने कहा जब काम करना था ना उनके साथ में तो हमने ये संबंध वाले एस्पेक्ट पे काम नहीं किया अंकल, काम ही वहीं किया। तो हमारे घर में जब बच्चा पढ़ रहा होता है, एग्ज़ाम का टाइम होता है और हमारे घर में कोई गेस्ट आता है और अगर वो गेस्ट बच्चे से है ना हालचाल पूछ के और फिर कहे बेटा पानी पिलाना, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा तुम जाओ पढ़ो, पानी हम दे देंगे। किस तरफ उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो संबंध में अपनी जिम्मेदारी समझ पाए या फिर ये सो कॉल्ड पढ़ाई लिखाई करके बस केवल नंबर ला करके नौकरी करे विदेश बस जाए, कहाँ फैसिलिटेशन दे रहे हैं। फिर वही बच्चा जब कल को मैं बीमार होती हूँ और मैं कहती हूँ कि बेटा आज दवा ले आना, और वो भूल जाता है और वो कहता है अरे मम्मा याद ही नहीं रह गया, वो एग्ज़ाम का इतना स्ट्रेस था। तो मुझे लगता है कि अरे एग्ज़ाम्स मतलब मेरी हेल्थ से ज़्यादा इसके लिए एग्ज़ाम हो गया, मैंने ही नर्चर किया ना उसको। कल पानी पिलाने भर की बात थी लेकिन मैंने कहा मैं पिला दूंगी क्योंकि मुझ में स्ट्रेंथ थी और मुझे लगा कि मेरी अपनी स्ट्रेंथ मैक्सिमम इसीलिए यूटिलाइज हो कि ये बच्चा अच्छे मार्क्स ले आए। आज नहीं ध्यान रह गया, उसके इमेजिनेशन में इंपॉर्टेंट ही नहीं बना ये दवा लाना, ये संबंध में जिम्मेदारी। तो मैं ये कह रही हूँ जब हम लोग ये परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम बात इस पर ध्यान दें। कितनी बार हम ये बात करते हैं कि संबंध में कुछ जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी ये मार्क्स से, ये नंबर से, ये पोजीशन से ऊपर है। कितनी बार हम ये बात करते हैं, कितनी बार हम उसको दिखा पाते हैं अपने जीने से कि हमें अगर कभी इस तरह की कोई ऐसी क्लैश पड़ा तो मैं अपने डिसीजन मेकिंग से भी उस तक कुछ पहुंचा रही हूँ ना, क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो लक्ष्य की स्पष्टता, वो व्यवस्था की क्लैरिटी मुझ में है कि नहीं, मैं देख पा रही हूँ कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी। तो ये तीनों में से समझ, संबंध, सुविधा, ये तीनों में से मैंने किसको प्लेसमेंट दे रखा है? कुछ कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, ओके, सो कंक्लूडिंग है ना, विद इन फ्यू मिनट्स कंक्लूडिंग इफ पॉसिबल ना बता देंगे यहाँ तो मैं खुद ही अपने आप में इसको एडजस्ट कर पाऊंगी। अच्छा, इट इज़ हियर, ओके फाइन, आई से इट, बेटर टू कीप इट देयर और कहीं जिसमें मैं देख पाऊँ, आप लोगों का ध्यान ना बने। एनीवेज ठीक है, तो कंक्लूड कर लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी की बात 2 मिनट में और रख करके, 2 मिनट नहीं 5 मिनट में मैं इस सेशन को कंक्लूड कर दूंगी। प्रॉस्पेरिटी जिसको हम कह रहे हैं बेसिक एस्पिरेशन है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है। ये क्या है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब दिस इज इन कनेक्शन टू फिजिकल फैसिलिटी, माई ओन फीलिंग। तो ये कोई सामान नहीं है, प्रॉस्पेरिटी तो एक फीलिंग है लेकिन इसका कनेक्शन सामान से है, सुविधा से है। तो जब मुझे ये भाव होता है कि मेरे पास जो सामान है वो मेरी आवश्यकता से अधिक है तो मैं प्रॉस्परस फील करती हूँ। अगर मुझ में ये लगता रहता है कि जो ज़रूरत है उससे कम है मेरे पास तो मुझे लगता है मुझे और चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है क्या समझने में? कि मुझे 2 पेन चाहिए और मेरे पास में अगर 3 है तो आई फील मैं प्रॉस्परस हूँ पेन में। मुझे अगर 2 पेन चाहिए और 1 है तो आई फील और चाहिए, है ना। तो प्रॉस्पेरिटी के मतलब पहला कि मुझे पहचान आए कि मुझे आवश्यक कितना है। पहली चीज आवश्यक सुविधा ये पता चले और उससे अधिक हो पाए मेरे पास। ये दोनों चीजें जब हो पाएंगी तो मैं प्रॉस्परस फील करूंगी।
आई वॉन्ट प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, लेकिन उसके लिए दो चीजें। नंबर 1, आवश्यकता कितनी है इसकी पहचान हो पाए। नंबर 2, उससे ज्यादा मेरे पास अवेलेबल हो पाए। अगर ऐसा हो पाएगा तो फिर ये आउटकम होगा। अब मैं, मेरे पास आवश्यकता से अधिक है, उसको राइटली यूटिलाइज करूंगी और उसको संबंध में शेयर करूंगी। अगर मेरे पास आवश्यकता से अधिक नहीं है तो मैं पहचान नहीं पा रही हूं, इसलिए मैं और लाऊंगी और लाऊंगी और लाऊंगी। इस तरह से सदुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा। अभी हमारे पास जितने सेट ऑफ क्लोथ्स हैं, क्या लगता है वो सब सदुपयोग हो रहा है? कितने कपड़े तो अलमीरा में एज सच पड़े हुए हैं, कितने जोड़े कपड़े आपके पास 24 घंटे अवेलेबल हैं। एक टाइम पे कितने कपड़े पहन रहे? जो पहन रहे हैं वही सदुपयोग है, जो नहीं पहन रहे हैं वो सब दुरुपयोग है। पर अपने को समझ नहीं आता। अभी आपके घर में जितने ग्लास के आइटम हैं, आप बताओ उसका कुछ सदुपयोग है क्या? जितने ये क्रॉकरी है, क्या सदुपयोग है इसका? क्यों नेचर से निकाला हमने ये सब? तो ऑब्जर्विंग, ऐसा लगता है कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये कुछ पॉम्प एंड शो, ये वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो शायद ये अच्छे अच्छे शो पीसेस से ये हमको, है ना, लोग समझेंगे कि मैं प्रॉस्परस हूं। ये अच्छे अच्छे शो पीसेस से लोग समझेंगे, है ना, वेल्थ एक्यूमुलेशन को देख के लोग कहेंगे कि आप प्रॉस्परस हैं, या फिर मैं फील कर पाऊं कि मैं प्रॉस्परस हूं। तो लोग भले कहते रहे तुम्हारे पास तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन मेरे लिए और कोई एक रिलेटिव बना रहे नहीं, मुझे तो वहां तक पहुंचना है। कितने कमरों के घर में मैं प्रॉस्परस फील कर लूंगी, कैसे डिसाइड होगा? तो मेरे पड़ोसी का घर बताएगा 5 कमरों वाला कि मुझे कितने कमरों का घर चाहिए, या मैं डिसाइड करूंगी कितनी आवश्यकता है? मैं डिसाइड कर पाऊं कि मुझे 3 कमरे के घर की आवश्यकता है, आई फील प्रॉस्परस। ये डिसीजन मेकिंग जरूरी है, कितना, नंबर 1 आइडेंटिफाई हो पाए, और फिर उससे ज्यादा। तो 3 कमरे का घर चाहिए, अब मैं 4 कमरे का बना पाई, आई फील प्रॉस्परस, मेरे पास ज्यादा है, और जब भी आप लोग आएंगे मैं आपके लिए स्वागत के साथ उस घर को शेयर कर पाऊंगी। अगर नहीं है तो मेरे पास व्हाइट हाउस भी हो जाए, कम ही लगेगा, क्योंकि पता ही नहीं है कितना चाहिए। हर बार एक दूसरा व्यक्ति तैयार है, उसके पास और ज्यादा है और ज्यादा है और ज्यादा है। सो सी, इफ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉस्पेरिटी, हमको समझ नहीं आया है, तो हम बहुत सारा इकट्ठा करने के बाद भी दुखी हैं, बाद भी परेशान है। देखिए आप लोग प्रॉस्पेरिटी का प्रोग्राम बनाए हुए हैं अभी, या वेल्थ एक्यूमुलेशन का? और चाहते क्या है, प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ एक्यूमुलेशन? नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? तो वेल्थ एक्यूमुलेशन चाहते नहीं। आप बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, अरे इतना सारा लोगों ने जुटा रखा है अपने यहाँ, बिना मतलब में नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप खूब कंप्लेन करते हैं जिन्होंने जुटा रखा है, लेकिन आप प्रॉस्पेरिटी के चक्कर में वेल्थी एक्यूमुलेशन किए जा रहे हैं, ये दिखता नहीं है। और मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि वही ग्लास पीस, वही शो पीस जो आपने बिना राइट यूटिलाइजेशन इंश्योर किए घर ला के रख लिया है, आपका बच्चा खेलना चाह रहा है, आपने संबंध में जिम्मेदारी से टर्न अप नहीं हुए हैं, इसलिए आप बच्चे को रिस्क मान रहे हैं सड़क पर भेजने में। आप सोसाइटी में बच्चे को नहीं भेज रहे, आप कह रहे घर के अंदर खेलो, सोसाइटी रिस्की हो गई है, क्योंकि संबंध में जिम्मेदारी नहीं समझी ना सोसाइटी के लिए। मेरे घर में अंदर ही सेफ्टी है, ऐसा हमने मान लिया। अभी वो बच्चा घर में बॉल लेके खेलना शुरू करता है और आपका वो दूसरी कंडीशनिंग से लाया हुआ वो शोपीस टूट जाता है। अब आप बच्चे के साथ नेचुरल बिहेव करते हैं, अननेचुरल? आपका महंगा वाला शोपीस तोड़ दिया। आप उस समय डिसाइड नहीं कर पाते, सामान या बच्चा, किसको कूटते हैं? इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे को आपसे यह अपेक्षा नहीं है, सामान कुछ अपेक्षा के साथ नहीं है, आप उसको ओवर प्लेस किए हुए हैं। वो भी ऐसा सामान जो आपके किसी काम का नहीं है। क्या कर रहा है वो? सिर्फ आपने ये एज्यूम करके कि लोग आएंगे तो इस महंगे सोफे पे बैठेंगे, इस महंगे, है ना, इस लग्जरी को देखेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, और मैं रिस्पेक्ट नहीं समझ पाई, इसलिए मेरे ये स्ट्रगल चल रहे हैं। सो वॉट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड प्रॉस्पेरिटी? वॉट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड रिस्पेक्ट? कि मेरे ये इतने जो स्ट्रगल हैं, इतने जो स्ट्रगल हैं, इससे मैं बाहर निकल के आ पाऊँ। मैं यही चाहती हूँ प्रॉस्पेरिटी। मैं नहीं चाहती ये मारा पीटी घर में बच्चों की, मैं नहीं चाहती ये, है ना, कांच का सामान। लेकिन अभी घर में देखिए, ये जीडीपी का जो हमारा सिग्नल है ना, वो घर से ही दिखने लगता है।
जीडीपी के चक्कर में घर में देखिए आपने कितनी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है जो आपके किसी काम की नहीं। यू आर फीलिंग डिप्राइव्ड, यू आर मेकिंग नेचर डिप्राइव्ड। और देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि यहाँ हम लोग इतनी सारी नेगेटिव कमेंट्स अपने बारे में हंस हंस के सुन रहे हैं, है ना, क्योंकि बातें संबंध के साथ में रखी जा रही हैं। अगर इसी बात को अभी रिएक्ट करके एजिटेट करके रखा जाता, आप कहते थे शट योर माउथ, ज़्यादा बोल रहे हो, बकवास मत करो, नहीं सुनना मुझे, है ना। तो क्योंकि सम्मान के साथ ये सब बातें रखी जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं, हम सब स्वीकार कर रहे हैं हाँ यहाँ गड़बड़ हो रही है, और हम सब प्लान कर रहे हैं आगे ठीक करेंगे। बढ़िया, इस प्लानिंग को करते रहिए, इस योजना को करते रहिए।